गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ आज का सुपर लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर हम इक्वेशन की बात करें ना, तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में हमारे पास डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखी होती है। कुछ बुक्स में हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पे वाटर के ही 6 मॉलिक्यूल जो है हमें मिल रहे होते हैं। और कुछ में हमारे पास वाटर में हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पे कोई वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते, जबकि रिएक्टेंट वाली साइड पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो है हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या वाटर एक रिएक्टेंट के तौर पर फोटोसिंथेसिस में एक्ट कर रहा होता है या प्रोडक्ट के तौर पे, राइट। तो इसमें आपने दो चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। नंबर वन, देखो फोटोसिंथेसिस में ना हम वाटर जो प्रोड्यूस हो रहा होता है उसकी क्वांटिटी नंबर वन बहुत ही थोड़ी होती है, बहुत ही कम होती है। अब मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, अगर बहुत ही कम वैल्यू हो, कोई जो छोटी वैल्यू हो तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। सो इन द सेम वे फोटोसिंथेसिस में भी वाटर प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जितना यूज़ हो रहा है उसके निस्बत में क्या है, बहुत ही कम। नंबर वन। नंबर टू, अगर हम देखें भी ना, 12 वाटर के मॉलिक्यूल अगर फॉर एग्जांपल यूज़ हो रहे हैं और 6 जो हैं हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर हम इसका नेट निकालें तो क्या वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास नेट जब निकालेंगे, हमारे पास 12 को 6 से जब हम माइनस करेंगे तो वाटर के जब हम नेट निकाल के हम वाटर के मॉलिक्यूल जो हमें मिलेंगे वो रिएक्टेंट वाली साइड में होंगे या प्रोडक्ट वाली साइड में होंगे? वो रिएक्टेंट वाली साइड में होंगे ना। दिस मीन्स वाटर का जो मेजर रोल है इन फोटोसिंथेसिस इज ऑफ रिएक्टेंट, नॉट एज अ प्रोडक्ट। तो एमसीक्यूज आ जाए तो वाटर हमारे पास एज अ प्रोडक्ट, एज अ रिएक्टेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा होता है। नंबर वन। नंबर टू बात हमारे पास यहाँ पे आ जाती है सनलाइट के हिसाब से, कि सनलाइट जो है हमारे पास क्या फोटोसिंथेसिस में एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रही है, क्या एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है, ये क्या एज अ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट तो नहीं, क्या एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। देखो नंबर वन, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट हम उसको कहते हैं जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, राइट। और प्रोडक्ट क्या होता है, जो 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 रिएक्टेंट की तरह मिल के हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बन रहा होता है। ऐसे ही होता है। अब क्या लाइट फिजिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट में जा रही होती है? नहीं, लाइट की तो सिर्फ एनर्जी जो है वो ट्रैप हो रही होती है। ऐसे ही है ना। तो लाइट ना एज अ रिएक्टेंट के तौर पे फोटोसिंथेसिस में काम नहीं कर रही होती, ना ही एज अ प्रोडक्ट। बात रह जाती है कैटलिस्ट की। देखो कैटलिस्ट की हमने एंजाइम में डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस दैट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या लाइट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रही है? अगर तो कर रही है फिर एज अ कैटलिस्ट है, अगर नहीं कर रही तो नहीं। तो लाइट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर नहीं करती, बल्कि सोर्स है एक्टिवेशन एनर्जी का। फोटोसिंथेसिस में सोर्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लाइट। तो लाइट एज अ कैटलिस्ट भी काम नहीं कर रही। लाइट हमारे पास जस्ट एनर्जी का सोर्स होता है और एक्टिवेशन एनर्जी का क्या होता है, हमारे पास सोर्स होता है। फिर बात आ जाती है लाइट के हवाले से, ये एक और बात, ये लाइट के हवाले से ना हम सनलाइट लिख रहे होते हैं, सनलाइट। अब आप रात के टाइम आसमान में बहुत सारे स्टार्स वगैरह देखते हो ना, ठीक है। अगर तो हमारे पास जो प्लांट है वो तमाम उन स्टार्स की लाइट से भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता, प्रोडक्ट में हमारे पास शुगर को बना सकता, तब तो हम सनलाइट ना लिखते, तब हम सिर्फ लाइट लिखते। कि प्लांट जो है हर तरह की लाइट को, हर तरह की स्टार से जो लाइट आ रही है उसको क्या कर सकता है, ट्रैप करके उससे एनर्जी हासिल करके प्रोडक्ट जो है हमारे पास शुगर बना सकता है। तो ऐसा नहीं है। प्लांट जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सनलाइट की रोशनी से, सनलाइट से वो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहे होते हैं। इसी रीज़न, यही रीज़न है रात के टाइम बाकी स्टार्स की रोशनी तो होती है, लेकिन उससे प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की मदद से। और जो सोलर पैनल्स होते हैं वो भी सनलाइट की मदद से चल रहे होते हैं ना। जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे कि वोयेजर 1 सैटेलाइट जो है 2 स्टार्स के दरमियान में जिसका मिशन था कि इंटरस्टेलर स्पेस में उसने जाना, राइट। वैसे उसका वोयेजर 1 का जो मेन मिशन था वो उसको एलियन को उसने डिस्कवर करना था, बट वो और टॉपिक है, एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड चला जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे सोलर सिस्टम के रिलेटेड में बात जानना चाह रहा हूँ कि सोलर प्लेट्स भी सनलाइट से एनर्जी ले रहे होते हैं ना, उससे एनर्जी को ट्रैप करके जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं।
अब वोयेजर 1 सैटेलाइट में जो हमारे पास डिफरेंट सोलर पैनल्स थे, अब जैसे ही वो सोलर की सनलाइट से निकला, अब वहाँ पे दूसरे स्टार की सनलाइट में पहुँचा, तो वो उसकी मदद से वो एनर्जी को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके जो सोलर पैनल्स लगे थे वो किसके हिसाब से बने थे? वो सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करने के वाले से बने थे, राइट। जो हमारे पास ये सनलाइट के वाले से भी आपने जो है बात याद रखनी है। अब बात आ गई क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल का हमारे पास कलर ग्रीन क्यों है, इस हवाले से जो बात है वो समझने वाली ये होती है कि जो जब भी हम कर रहे होते हैं ना, हम क्या चीज़ों को देख कैसे रहे होते हैं, हम चीज़ों को इस तरह से देख रहे होते हैं ना कि उस चीज़ पे लाइट गिरती है और गिर कर हमारी आंखों में आती है दोबारा से। जब वो गिर के हमारी आंखों में आती है तब उसको देखते हैं। एक ब्लैक होल को ब्लैक होल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर से लाइट तो जाती है, लेकिन उससे लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में दोबारा से नहीं आती, हमें नजर ही नहीं आता वो चीज़ है क्या, इसलिए उसका नाम पड़ गया ब्लैक होल, राइट। तो जब क्लोरोफिल पे क्या करती है, लाइट टकराती है और टकरा कर बाकी सारा का सारा जो क्लोरोफिल है, फॉर एग्जांपल जो लाइट हमारे पास कितने कलर से मिलकर बनी हुई है, विबग्योर ना, विबग्योर। अब क्या होता है, सारी की सारी लाइट जो है टकराती है क्लोरोफिल पे, क्लोरोफिल सब लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है सिवाय ग्रीन के, और ग्रीन लाइट जो है हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट जब जो चीज़ होती है वो ग्रीन वेवलेंथ वाली होती है तो हमें वो चीज़ ग्रीन नज़र आती है। इसी तरीके से आसमान जो है दिन के टाइम हमारे पास ब्लू क्यों है, आसमान का असल कलर तो ब्लैक है ना, लेकिन हमें ब्लू क्यों नज़र आता है। इसी तरीके से सन का जो है असल कलर हमें जो है वाइट है, लेकिन लॉजिकल बात है ना, अगर सन से जो लाइट आ रही है वो वाइट है तो सन भी खुद वाइट होना चाहिए, हमें येलो क्यों नज़र आ रहा होता है? क्यों? क्योंकि उसमें जो वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो टकराते हैं तो जिस तरफ जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो क्या होती है, येलो वाली, तो हमें येलो नज़र आते हैं। इसी तरीके से दिन के टाइम जो पार्टिकल से लाइट टकराती है और जिस तरफ टकराती है वो जो रिफ्लेक्ट होती है, बाकी सारी ऑब्जॉर्व हो जाती है, जो रिफ्लेक्ट होती है वो ब्लू वाली होती है, तो हमें वो आसमान ब्लू नज़र आ रहा होता है। ये वाली बात आपने याद रखनी है। बाकी रहेगी ऑटम में जो ग्रीन येलो क्यों होते हैं। ऑटम में ये देखो, सेकेंड ईयर की बुक में फर्स्ट ईयर में एक्सक्रीशन सिस्टम इन प्लांट्स में लिखा हुआ है दी लीव्स आर एक्सक्रीटोफोर्स। लीव क्या करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, उसके स्टोरेज का भी हाउस होता है। अब ऑटम में क्या होता है, प्लांट का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। प्लांट को किस तरीके से पता लगता है कि भाई सीजन चेंज हो गया, ठीक है, स्प्रिंग से ऑटम आ गया, किस तरीके से पता लगता है? हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था कि प्लांट क्या करता है, डे की लाइट को, डार्क पीरियड्स को और ब्राइट पीरियड्स को क्या करता है, कंपेयर कर रहा होता है, फिर अंदाज़ा लगा रहा होता है उसकी मदद से, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक की मदद से कि भाई क्या ये कौन सा मौसम चल रहा है। अब ऑटम में क्या होता है, ऑटम में जो है लीव क्या करता है, अपने सारे के सारे क्लोरोफिल को डीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है, तोड़ना स्टार्ट कर देता है, और एक टाइम आता है कि सारे के सारे क्लोरोफिल क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बाकी क्या रह गए, एसेसरी पिगमेंट्स, जो हमारे पास कैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैरोटीनॉइड्स का क्या करते हैं, कैरोटीनॉइड्स हमारे पास बाकी सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, येलो लाइट को क्या कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो ऑटम में जो लीव नज़र आते हैं वो क्या नज़र आते हैं, येलो, इसी वजह से, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल क्या हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है। एक लीव जिसमें टोटली वो येलो है, उसके अंदर हार्डली कोई एक क्लोरोफिल होगा, वरना उसके अंदर सारे के सारे क्लोरोफिल क्या हो चुके होंगे, रीजनरेट। अब सवाल ये पैदा होता है, जब क्लोरोफिल होता है तो लीफ अगर येलो क्यों नहीं होता, मतलब कि येलो भी तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्रीन भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ग्रीन का जो है वो मास्क कर देता है येलो के इफेक्ट को, ठीक है, ये भी हमने बात पढ़ी थी। बाकी रहेगी यहाँ पे कार्बन के बारे में मैंने पढ़ा था कि भाई स्केलेटन ऑफ लाइफ है ये, और ये किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनकॉर्पोरेट हो रहा होता है, तो मैं पढ़ा था वो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। जाहिर सी बात है, इसी तरीके जब शुगर में बन गया तो उसी शुगर से ही हमारे पास डिफरेंट चीज़ें बनेंगी ना, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट तो बनी गए, राइट। द कार्बन इज द स्केलेटन ऑफ लाइफ। आगे हम चलते हैं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर पे। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में नंबर 1 तो पहली बात ये आपको क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को जो है ना हमें जाने से पहले एलजी और प्लांट के दरम्यान में हमारे पास कंपैरिजन करना ज़रूरी है। ग्रीन एलजी जो है हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर में 7 में पढ़ा था, ग्रीन एलजी और जो मॉडर्न प्लांट्स हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। ग्रीन एलजी के पास भी क्लोरोफिल ए होता है, उनके पास भी क्लोरोफिल बी होता है, और प्लांट के पास भी जो सेल वॉल होती है
और ग्रीन एलजी के बाद भी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और हमने पढ़ा था कि भाई डीएनए सीक्वेंसिंग जो है ग्रीन एलजी और मॉडर्न प्लांट्स की वो क्या है, आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड। तो जो हो सकता है कि भाई ग्रीन एलजी क्या हो, एंसेस्टर्स हों मॉडर्न प्लांट के। अब यहाँ पे मैग्नीशियम पे एक बात जो है यहाँ पे जो आती है कि भाई मैग्नीशियम ग्रुप 2 में आता है ना ग्रुप पीरियोडिक टेबल के, तो वो 4 बॉन्ड यहाँ पे क्यों बना रहा है? तो हमने यहाँ पे मैंने बताया था कि 2 इसमें है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और 2 कोवेलेंट है। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फ़र्क होता है, ये आपने केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। बाकी रह गया यहाँ पे आर ग्रुप की बात। देखो हमारे पास जो फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रही होती है ना, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2, उसमें जो क्लोरोफिल ए इन्वॉल्व होता है ना, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में क्या फ़र्क है क्लोरोफिल ए का? क्लोरोफिल फोटो सिस्टम 2 में हमारे पास जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है और फोटो सिस्टम 2 में जो 1 में जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो डिफरेंट ऑब्जॉर्ब हो रही होती है। इसलिए दोनों को फोटो सिस्टम 1 इसलिए कहते हैं कि भाई वो पहले डिस्कवर हुआ था, 2 इसलिए कहते हैं वो बाद में डिस्कवर हुआ था। तो यहाँ पे बात ये आती है कि हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर भाई साहब पूरा का पूरा सेम है, तो आर ग्रुप बस डिफरेंट है। क्लोरोफिल ए में हमारे पास मिथाइल है, क्लोरोफिल बी में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो एक ग्रुप के चेंज होने से किस तरीके से पूरा का पूरा जो जो उस मॉलिक्यूल का फंक्शन है वो चेंज हो गया, ऐसे ही चेंज हो गया ना। उसकी रीज़न ये होती है, देखो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था बेंजीन वाले चैप्टर में, ये हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो कौन सा ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन गिन से क्या करेगा, खींचेगा, अपनी तरफ लेगा। और इसकी वजह से जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, आपके कभी जहन में ये क्वेश्चन नहीं आया, आपका क्वेश्चन आता होगा आपके जहन में कि भाई क्यों एक ही ग्रुप के चेंज होने से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो गया? उसकी रीज़न ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एक तरफ अटैच है, एक तरफ हमारे पास लेस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है एक मॉलिक्यूलर सेल अटैच है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, देखो मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर, बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे आपको बात जो है क्लियर हो जाएगी। बेंजीन के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, बेंजीन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पे डी जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है, राइट। तो मैग्नीशियम में भी इस तरह से अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। देखो जो क्लोरोफिल है वो क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेट सिस्टम है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसमें ऑल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, जैसे कि बेंजीन में हमने पढ़ा था। अब ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये क्या करते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। यही रीज़न है कि क्लोरोफिल का एक स्ट्रक्चर क्यों फोटोसिंथेसिस के लिए ही मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो भोग हैं यहाँ पे, अब क्या हो गया, इसका फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास कि यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ज़्यादा लाइट जो है वो आएगी, ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, ज़्यादा लाइट, मैक्सिमम लाइट की ऑब्जॉर्प्शन के चांसेस होंगे। अब एक ग्रुप जो है, एक ग्रुप हमारे पास वो अटैच हो गया जो ये इलेक्ट्रॉन जो है खींच रहा है अपनी तरफ, तो इस स्ट्रक्चर की, इस डीलोकलाइजेशन वाले ग्रुप की हमारे पास जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वही चेंज हो जाएगी, समझ आ रही है बात, वही चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्लोरोफिल बी फोटोफॉस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक हो गया, यहाँ तक बात होपफुली जो है वो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात आती है जो मैंने आज से में बताई थी कि भाई साहब हीमोग्लोबिन ए में, हीमोग्लोबिन में और हमारे पास जो क्लोरोफिल है, उन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है मेटल का। यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम है, वो हीमोग्लोबिन में हमारे पास आयरन है, या फिर तो साइटोक्रोम में हमारे पास क्या है, आयरन है। तो एक मेटल क्यों प्रॉपर्टी चेंज कर देता है पूरी की पूरी, देखो उसकी ना डिफरेंट रीजन है। नंबर 1 रीज़न तो ये है कि भाई आयोनिक रेडियस, मैंने आपको आज से में बताया था, आयोनिक रेडियस ऑफ मैग्नीशियम को अगर देखें ना, तो आयोनिक रेडियस ऑफ मैग्नीशियम में हमारे पास 0.72 एंगस्ट्रॉम, जो कि वेल सूटेड है कि वो क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर में जो है फिट हो सके, जबकि आयोनिक रेडियस ऑफ आयरन जो है वो इससे कम होता है, वो 0.6 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है, ठीक है। नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न, आयरन जो है वो रिएक्टिव है ज़्यादा। अब क्लोरोफिल ए में हमारे पास वो एलिमेंट होना चाहिए जो स्टेबल हो, और हीमोग्लोबिन में या साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में वो हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए, वो मेटल होना चाहिए
जो कि लेस स्टेबल हो, जो रिएक्टिव हो, जाहिर सी बात है क्या करना है, हीमोग्लोबिन ने रिवर्सिबली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में उसका अहम रोल है। ठीक है, अगर वो मेटल जो है अगर वो रिएक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। जबकि हीमोग्लोबिन में इससे उल्टा है, हीमोग्लोबिन में हमें स्टेबल स्ट्रक्चर चाहिए। समझ आ रही है ना बात? ये हमारे पास रीजंस होती हैं। और एक और रीज़न भी होती है कि भी मैंने अभी आपको बताई ना सारी डीलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेटेड सिस्टम और क्लोरोफिल के बारे में, तो मैग्नीशियम इसको हेल्प आउट कर रहा होता है, आयरन इसको हेल्प आउट नहीं करता। अब बात ये आती है कि क्या इन दोनों की रिप्लेसमेंट है, कि क्या सिर्फ मैग्नीशियम ही आ सकता है या इसके अलावा कोई और चीज़ आ सकती है? तो आ सकती है। हमने एक्सपेरिमेंटली जिंक को जो है रिप्लेस करके देखा है, लेकिन जिंक को रिप्लेस करने से वही कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। अल्लाह ताला ने जो कहते नहीं, अल्लाह ताला कि क्या तुम इर्द गिर्द देखते नहीं, क्या तुम्हें कोई भी कोई पॉइंट ऐसे नज़र आते हैं कि जिसमें तुम कहो कि भाई ये पॉइंट जो है ना अगर इस तरीके से होता तो ज़्यादा बेहतर था? नहीं। तो जिंक के रिप्लेस करने से हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है उसको बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। और हीमोग्लोबिन में बात करें तो हीमोग्लोबिन में जो है ना हमारे पास, जैसे कि हमने मोलस्का में पढ़ा था, किंगडम एनिमल में मोलस्का में पढ़े थे, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना, वहाँ पे वो आयरन नहीं है, उसमें हमारे पास आता है कॉपर, हीमोसाइनिन कहते हैं उसे। तो आयरन की भी हमारे पास रिप्लेसमेंट है, लेकिन जिसकी बॉडी में जो बेस्ट है वही जो है अपना काम कर रहा होता है। अब बच्चों के जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होता है कि क्या हम एनिमल सेल में हीमोग्लोबिन को ऐड कर सकते हैं? क्या है एनिमल सेल में क्लोरोफिल को, हीमोग्लोबिन को नहीं, क्लोरोफिल को ऐड कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट को ऐड करके हम फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं। तो थ्योरेटिकली इट्स पॉसिबल। और किडनम एनिमल में वैसे हमने डिस्कस भी करना है। किडनम एनिमल में हमारे पास कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिम्बायोटिक ओरिजिन बना रहे होते हैं, जैसे कि स्पंजेस, कैनिडेरियंस, और सिम्बायोटिक ओरिजिन की मदद से वो जैसे कि एलजी के साथ सिम्बायोटिक ओरिजिन बना के वो वहाँ से एनर्जी जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। ये रह गया हमारे पास क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। नाउ अब ये लाइन वगैरह है ना, बेसिकली मैंने ना कल रात को 4 बजे लेक्चर बनाया था सारा का सारा ये, बट क्या हो गया उसमें वॉइस ही जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई माशाल्लाह से। कोई नहीं, इसलिए वही वाले लेक्चर वाली सारी की सारी जो है बातें हैं, मुझे बस थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ ना। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे फोटोफॉस्फोरिलेशन की तरफ। फोटो सिस्टम में हमारे पास 2 चीज़ें हमारे पास देखने को मिल रही होती हैं हमें। एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स, एक होता है हमारे पास रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या क्या पाया जा रहा होता है? हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और एसेसरी, क्लोरोफिल बी भी एसेसरी पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए और एसेसरी पिगमेंट्स। रिएक्शन सेंटर में हमारे पास सिर्फ क्लोरोफिल ए और हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और हमारे पास क्या मिल रहा होता है, हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स, जो हमारे पास यूबिक्विनोन और प्लियोफाइटिन वगैरह। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको जो बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि भाई फोटो सिस्टम 1 ही क्यों आता है, फोटो सिस्टम 2 पहले क्यों नहीं आता? फोटो सिस्टम 1 पहले क्यों नहीं आ सकता, या फोटो सिस्टम जो हमारे पास 1 है, 2 है, वही पहले क्यों आ रहा होता है? नंबर 1 रीज़न तो ये है कि भाई नेचुरली स्पीकिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है ना, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वो हो रही होती है फ्रॉम द हाई एनर्जी स्टेट टूवर्ड द लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरीके से हो रही होती है। अब क्लोरोफिल जो फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 में जो हमारे पास क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, उसने कौन सी वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करना है? 680 नैनोमीटर। अब वेवलेंथ कम हुई हमारे पास, एनर्जी क्या हुई? ज़्यादा हुई। ऐसे ही है ना, वेवलेंथ कम, एनर्जी ज़्यादा। अब एनर्जी ज़्यादा का क्या हमारे पास फ़ायदा है? एनर्जी मतलब कि फोटो सिस्टम 1 में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा। फोटो सिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा। फोटो सिस्टम 1 में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या है? कम है। तो नेचुरली इसी तरीके से जो है वो मूवमेंट होगी ना, हायर टू लोअर एनर्जी। नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न, फोटो सिस्टम 2 में हमारे पास फोटोलाइसिस होनी है, ताकि वो होल जो क्रिएट होगा, अभी जब इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होगी, जो होल क्रिएट होगा, उस होल को कवर अप करने के लिए हमारे पास जो फोटोलाइसिस होनी है वाटर की, स्प्लिटिंग होनी है वाटर की, उसके लिए हमारे पास जाहिर सी बात है कोई कॉम्प्लेक्स चाहिए, हमें कोई एंजाइम चाहिए। ठीक है, अगर क्योंकि वाटर तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ना,
तो हमारे पास फोटो सिस्टम 2 ही है, जिसकी फोटो सिस्टम 1 में नहीं, फोटो सिस्टम 2 ही है जिसके पास हमारे पास हो रही होती है एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसको कहते हैं वाटर सर्कुलेटिंग कॉम्प्लेक्स। वो फोटो सिस्टम 2 पे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब फोटो सिस्टम 1 पे फोटोलाइसिस क्यों नहीं होती? क्योंकि फोटो सिस्टम 1 के पास वो कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, वाटर सर्कुलेटिंग कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर कैसे हो, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास फोटो सिस्टम 2 क्या है हमारे पास पहले नंबर पे, नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न फिजिक्स के वाले से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फिजिक्स के वाले से हमने जो है इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमने डिस्कस की थी। हमने कहा था कि भाई जो हर जितना भी हमारे पास जो है ना चीज़ें, कोई भी आइटम, एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास पाया जा रहा होता है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन की एक होती है ग्राउंड स्टेट, होती है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब आपकी गाड़ियों के जब आपकी गाड़ियाँ अगर धूप में खड़ी है, आपकी गाड़ी कोई भी चीज़ आपने धूप में रखी तो वो हीट अप क्यों हो जाती है, वो गर्म क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके उस ऑब्जेक्ट के पास, एटम के इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में जा रहे होते हैं। और दोबारा से जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं तो एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वही हीट जो है गर्म कर रही होती है इस चीज़ को, ठीक है। अब प्लांट भी सेम टू सेम यही काम करता है। प्लांट के ऊपर भी, प्लांट के भी जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी जो है वो ट्रैप हो रही है। और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से जो है अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया सारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्यों होता है और किस तरीके से हेल्प आउट कर रहा होता है। अब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट से जब वो दोबारा से ग्राउंड स्टेट पे आना होता है तो वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं प्लांट, वही एनर्जी को यूज़ करता है टू फॉर्म एटीपी, ठीक हो गया। जहाँ तक बात जो है इंशाल्लाह जो है वो सारी की सारी क्लियर होगी। और यही रीज़न है कि हमारे पास डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना, हमारे पास डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। अब डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ लाइट को क्यों ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं? मतलब कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो सिर्फ और सिर्फ जो सब वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व करे। इसकी मेन रीज़न तो नंबर 1 तो ये है जो लॉजिकल है कि भाई अगर सारी की सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व किया जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। अब उस हीट प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो थर्मल एनर्जी की जैसे जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने क्या रखे हुए डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कि भाई थोड़ी सी तू कर ली ऑब्जॉर्व, थोड़ी सी तू कर ली, थोड़ी सी तू कर ली, और तुम सब मिलकर अपनी एनर्जी को गैदर करना और क्लोरोफिल ए को दे देना, ताकि जो लाइट से एनर्जी जो लेनी है वो मैक्सिमम अब्जॉर्ब हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी हो हमारे पास। और एसेसरी पिगमेंट इसी वजह से पाया जाता है हमारे पास। समझ आ गई बात यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे और दूसरी रीज़न फिजिक्स के हवाले से, अब डिफरेंट हमारे पास एटम है ना, डिफरेंट एटम में जो एनर्जी जो ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है जो एनर्जी ये वाली ऑब्जॉर्व करेगा, वो कौन सी एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा? सारी एनर्जी तो ऑब्जॉर्व नहीं करता ना, वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है ये वाले जो यहाँ पे गैप होता है एनर्जी ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। अब डिफरेंट पिगमेंट्स में ये जो गैप है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट जो है पिगमेंट जो डिफरेंट वेवलेंथ लाइट को ही ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। अब भाई साहब हमारे पास क्लोरोफिल, भाई साहब ऐसे मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ आज। अच्छा, हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, यहाँ पे होल बन जाते हैं, और ये हमारे पास होता है रिड्यूसिंग एजेंट। केमिस्ट्री के बारे से मैंने आपको पहले ही बताया था कि IGCSE की केमिस्ट्री की बुक में बहुत अच्छा निमोनिक याद पड़ा हुआ है ऑयल रिग का। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होती है वो क्या होती है? रिड्यूसिंग एजेंट होती है। वो जो चीज़ रिड्यूस हो रही होती है वो क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। अब क्लोरोफिल सोलर सिस्टम 2 में हमारे पास जो क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडाइजेशन। वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब आएगा फेराडॉक्स जो प्लास्टोक्यूनॉन जो है हमारे पास, प्लास्टोक्यूनॉन में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, प्लास्टोक्यूनॉन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब प्लास्टोक्यूनॉन की क्या होगी हमारे पास? रिडक्शन। और प्लास्टोक्यूनॉन फिर आगे जो हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है B6F, उसको जब इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लास्टोक्यूनॉन की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और जो B6F साइटोक्रोम है उसकी क्या होगी? रिडक्शन। और ये और एक की रिडक्शन और ये वो क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से MCQ जो है इस हवाले से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई थी कि भाई ये तीनों जो मिलाकर प्लास्टोक्यूनॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और हमारे पास प्लास्टोसाइनिन, जब हमारे पास एक सिस्टम बना रहे होते हैं, सिस्टम को ओवरलैप कर देते हैं क्यू सिस्टम, ठीक है, क्यू सिस्टम। ये MCQ के हवाले से जो है पूछा जा सकता है क्यू सिस्टम। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 कि भाई प्लास्टोक्यूनॉन जो है हमारे पास,
प्लास्टोक्विनोन जो है हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ वो वाहिद पिगमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है जिसके पास मेटल नहीं है, ठीक है, जिसके पास मेटल नहीं है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पर भी मेटल है आयरन, प्लास्टोसाइनिन के पास भी हमारे पास मेटल है कॉपर। अब मेटल पता है होता क्या है यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ आ जाएगी सारी बातें। जैसे ये देखो आयरन जो है +3 में भी आ जाता है, मतलब कि फेरिक स्टेट में, और +2 में भी फेरस स्टेट में। +3 का क्या मतलब है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया हुआ है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। इसका क्या मतलब है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाली स्टेट कब आती है, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है तो ये वाली स्टेट में चला जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन को जब लूज़ करना होता है दोबारा से तो ये इस स्टेट में आ जाता है। तो मेटल है, तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है। अब प्लास्टोक्विनोन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सॉरी मेटल तो है ही नहीं, तो वो किस तरीके से इन ट्रांसपोर्टेशन में जो है अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो मैंने आपको आज सेशन में बताया था कि प्लास्टोक्विनोन जो है वो स्पेशल है। प्लास्टोक्विनोन के पास जो है ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, प्लास्टोक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रैब करता है यहाँ से, ये बात आपने याद रखनी है। और लियम जो स्ट्रोमा है ना, वहाँ से 2 प्रोटॉन को भी ग्रैब कर लेता है। 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, 2 नेगेटिव चार्जेस कैंसिल हो गए, ये स्टेबल हो गया स्ट्रक्चर। फिर प्लास्टोक्विनोन जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास और उसको क्या देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। और जो प्रोटॉन जहाँ पे जो प्रोटॉन इसने लिए थे वो प्रोटॉन ये ल्यूमिन में, थायलाकोइड ल्यूमिन में रिलीज़ कर देता है, 2 प्रोटॉन। ये बात आपने याद रखनी। बाकी यहाँ पे जो साइटोक्रोम B6F है ना, B6F जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये एक क्यू सिस्टम में एक स्पेशल टाइप होता है, इसको कहते हैं क्यू साइकिल, ठीक है, क्यू साइकिल। अब ये बात क्योंकि हमने पढ़ ली है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। क्यू साइकिल जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 साइटोक्रोम के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। क्यू साइकिल एक है हमारे पास फोटोसिंथेसिस में साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, मतलब इस कॉम्प्लेक्स 3 माइटोकॉन्ड्रिया में। इन दोनों में ये स्पेशल है हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो कि इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं और उसके साथ साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन को प्रोटॉन को भी पंप कर रहे होते हैं। ये स्पेशल है दोनों के काम। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर माइटोकॉन्ड्रिया में कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 4 वो भी तो क्या कर रहा होता है, प्रोटॉन को पंप कर रहा होता है। तो ये बात हमारे पास नहीं आती। हम क्यू साइकिल में मॉलिकुलर स्ट्रक्चर भी देख रहे होते हैं, क्यू साइकिल में वो किस तरीके से प्रोटॉन को पंप कर रहा है वो भी मैटर कर रहा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्यू साइकिल में हमारे पास फोटोसिंथेसिस में साइटोक्रोम B6F और माइटोकॉन्ड्रिया में BC1 मतलब कि कॉम्प्लेक्स 3। ये बात अपनी याद रखनी। अब उसके बाद हमारे पास ये सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन होती है, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन सारा का सारा चलता है ना, जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। उसके बाद कोई चीज़ रह गई हो, होपफुली यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। फिर हमारे पास आ जाता है वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे बाकी सारी की सारी बातें तो आपने जो है पढ़ी समझ ली हैं। ये लेवल्स की बुक में एक अच्छा MCQ था। यहाँ पे दो बातें जो इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी जा सकती हैं। थैलेकॉइड जो स्पेस है उसमें हाइड्रोजन की प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एसिडिक स्ट्रोमा में जो है कम होती है, तो वो क्या है हमारे पास कम एसिडिक है। अब यहाँ पे जो है प्रोटॉन वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे बातें फोर्स पूछी जा सकती हैं। क्या पूछी जा सकती हैं, वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ पे हो रही होती है, आप इन्हें बताना है थैलेकॉइड स्पेस में। इसी के साथ साथ हमारे पास NAD पॉजिटिव जो है वो NADH में कहाँ पे बन रहा होता है, आपने बताना है स्ट्रोमा में। आपने बताना है ATP कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, आपने बताना है स्ट्रोमा में। मतलब कि सारी चीज़ें स्ट्रोमा में हो रही होती हैं एक्सेप्ट वाटर की स्प्लिटिंग। अच्छा, बाकी यहाँ पे देखो प्लास्टोक्विनोन ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया था। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पकड़े थे, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के 2 प्रोटॉन भी पकड़ लिए थे, ठीक है, 2 प्रोटॉन भी क्या कर लिए थे, पकड़ लिए थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लिए, 2 प्रोटॉन पकड़ लिए। अब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे गया था, मैंने क्या कहा था, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, और प्रोटॉन क्या करता है, ये ल्यूमिन में रिलीज कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है 4 प्रोटॉन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है वो पंप कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये होती है 2 प्रोटॉन तो दे दिए प्लास्टोक्विनोन में, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 2 और प्रोटॉन बताता है स्ट्रोमा में जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में। वहाँ से 2 और प्रोटॉन पकड़ के 4 प्रोटॉन टोटल क्या कर रहा होता है, ये पंप कर रहा होता है। बाकी NAD पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन ये आता है कि भाई एनिमल्स में बस NAD
Na पॉजिटिव क्यों है और प्लांट में हमारे पास Na पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई प्लांट में जो कोएंजाइम पाए जा रहे होते हैं वो फॉस्फेटेड होते हैं, उसमें फॉस्फेट पाया जा रहा होता है, जबकि एनिमल में जो कोएंजाइम होते हैं वो फॉस्फेटेड नहीं होते, वो नॉन फॉस्फेटेड होते हैं, जिसकी दोनों का फंक्शन एक ही है। मैं अभी आपको जो है आगे जाके समझाता हूँ। फिर हमारे पास आ जाता है केल्विन साइकिल। अच्छा, यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, केल्विन साइकिल में बात जो है इंशाल्लाह जो है सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ कि आखिरकार हम साइक्लिक से नॉन साइक्लिक की तरफ क्यों मूव हो रहे होते हैं? ठीक है, साइक्लिक से नॉन साइक्लिक की तरफ क्यों मूव हो रहे होते हैं? उसकी रीज़न ये है, देखो केल्विन साइकिल को चलने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमारे पास 6 ATP यहाँ पे, 6 यहाँ पे, मतलब कि 9 ATP चाहिए और 6 हमारे पास NADH चाहिए। अब एक दफ़ा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चली, हमारे पास 6 ATP मिल गए, हमारे पास 6 ATP और हमारे पास 6 NADPH बन गया हमारे पास। अब हमारे पास ATP ज़्यादा चाहिए, बस हमारे पास जो है जो NADPH जो हैं उनकी कंसंट्रेशन हमारे पास पूरी हो गई है। अब प्लांट क्या करता है, ज़्यादा ATP प्रोड्यूस करने वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वाली तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट हो जाता है? वो ज़्यादा क्योंकि प्लांट को चाहिए नहीं ना। अब NADPH तो जितने उसको चाहिए थे उतने उसको मिल गए, ठीक है, जितने उसको चाहिए थे उतने उसको मिल गए। अब उसको मज़ीद नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ATP चाहिए, तो पूरी के पूरी दोबारा से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्लांट क्या करता है? प्लांट करता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कर लेता है, जिसमें वो क्या कर रहा होता है, जिसमें वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ATP को क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। और यही रीज़न है कि नॉन साइक्लिक की साइक्लिक क्यों जो है वो शिफ्ट हो रही होती है। साइक्लिक का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक प्रोसेस कौन से होता है? देखो केल्विन साइकिल हम कह दिया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक वो होता है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पे दोबारा आ जाए। अब यहाँ पे हमने केल्विन साइकिल पढ़ लिया, यहाँ पे जो 6 हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्यों G3 में बनता है? 5 6 के 6 क्यों नहीं बन सकते? क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि भाई साइकिल है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। अगर 6 के 6 बन गए, जो कि बन सकते हैं, अगर 6 के 6 G3P में बन गए तो हमारे पास साइकिल नहीं रहेगा। तो ये 5 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, दोबारा से हमारे पास राइबोल्यूस बिसफॉस्फेट को क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं ताकि साइकिल चले। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? फोटोसिस्टम हमारे पास 2 से, और जो लास्ट एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है फोटोसिस्टम नॉन साइक्लिक में हमारे पास NADP पॉजिटिव। जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलती भी फोटोसिस्टम 1 से है, और उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो भी क्या होता है, फोटोसिस्टम हमारे पास, वो भी हमारे पास फोटोसिस्टम 1 होता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जहाँ से चली वहीं पे ख़त्म हुई थी, इसलिए वो क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो मेन बातें जो ये तो समझ आ गई चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, तो 3 कार्बन कंपाउंड क्यों, मतलब कि डायरेक्ट ग्लूकोज क्यों नहीं बन सकता? डायरेक्ट ग्लूकोज बन जाए, ठीक है, डायरेक्ट पहले प्लांट G3P क्यों बना रहा है, डायरेक्ट ग्लूकोज क्यों नहीं बना सकता? मतलब कि यहाँ पे जिसने 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनटेक किए हैं, 6 के बजाय 3 इनटेक किए हैं, 3 की जगह 6 कर ले और एक है ग्लूकोज बनाए, ऐसा क्यों नहीं करता प्लांट? इसकी रीज़न ये होती है कि देखो हमारे पास जो प्लांट है वो क्या कर चाह रहा होता है कि चीज़ें जो भी बने वो स्टेबल बने, चीज़ें जो भी बने वो क्या बने, स्टेबल बने। अब ग्लूकोज जो है हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल है जिसकी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, जबकि हमारे पास प्लांट का कर सकता है, उसको मैनेज नहीं कर सकता, प्लांट के पास मुश्किल होती है उसको मैनेज करना। तो प्लांट क्या कर रहा होता है, एक ज़्यादा स्टेबल, एक छोटा, एक ज़्यादा मैनेजेबल मॉलिक्यूल को पहले बनाता है। यही रीज़न है कि अल्लाह ताला इसको क्या करते हैं, पहले G3P बनाते हैं, ठीक है, फिर वो G3P जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही होती है। और अगर प्लांट में बात की जाए तो प्लांट में वो ग्लूकोज पे कन्वर्ट हो रहा होता है सुक्रोज में, और फिर सुक्रोज की क्या हो रही होती है, ट्रांसपोर्टेशन। सुक्रोज की ही क्यों? क्योंकि मैंने कहा था नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में इसको जो है मैंने बता दिया था। तो इसी वजह से मेरे पास G3P पहले बन रहा होता है। यहाँ पे बात आ जाती है एक और इम्पॉर्टेंट बात की कि
वो आ जाती है रोबिस्को के बारे में। रोबिस्को हमारे पास ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलेज भी है, ऑक्सीजनेज भी है। मैंने आपको बताया था कि भाई राइबोलूज रोबिस्को जो है हमारे पास, कौन सा स्ट्रक्चर जो है रोबिस्को एंजाइम कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा होता है, इंड्यूस फिट मॉडल। अब इंड्यूस फिट मॉडल में क्या होता है, एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। एंजाइम क्या कर सकता है, अपनी एक्टिव साइट भी क्या कर सकता है, मोल्ड कर सकता है और डिफरेंट सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताया था सिर्फ उन सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, जिनकी शेप सिमिलर होगी, ठीक है। अच्छा, अब रोबिस्को क्या करते हैं, अगर तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तब तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंड करता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब एक ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, अब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा की वजह से हमारे पास जो उसकी वजह से जो प्लांट ने क्या कर लिया, स्टोमेटा को बंद कर दिया। अब स्टोमेटा को बंद करने की वजह से वाटर तो कंजर्व हो गया, वाटर तो कंजर्व हो गया, लेकिन वाटर कंजर्व होने के बाद क्या नुकसान क्या हुआ है भाई साहब, स्टोमेटा दरवाजे हैं ना। आपने कभी आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि भाई स्टोमेटा प्लांट क्यों जो है बंद नहीं रखता, वाटर को कंजर्व किया करें, वाटर कम इस्तेमाल होगा इस तरह से। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर स्टोमेटा बंद कर देता है ना तो फोटोसिंथेसिस तो चल रही है सारी की सारी, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस सारी की सारी जो प्रोसेस है वो चल रहा है, उसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है इनसाइड द लीफ, स्पंजी मेसोफिल्म सेल में, ठीक है। फिर प्लांट क्या करता है, रोबिस्को जो है उसके पास अल्लाह ताला ने वैसे ही उसको एफिनिटी रखी हुई है कि भाई जो चीज़ ज़्यादा होती है वो उसके साथ बाइंड करता है। तो रोबिस्को क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर रहा होता है, ऑक्सीजनेज बाइंड कर रहा होता है और हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन हो रही होती है। फोटो रिस्पायरेशन जो है इंपॉर्टेंट होती है, बट ये क्यों होती है इसके बारे में अभी भी स्टडीज़ जो हैं वो चल रही हैं, क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन में कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता। फोटो के नाम से आपने ये नहीं कहना कि भाई फोटो आ गया तो मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फोटो रिस्पायरेशन में कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, सारी की सारी एटीपी यूज़ हो रही होती है। अब प्लांट फोटो रिस्पायरेशन करता क्यों है, इसके बारे में अभी भी स्टडीज़ जो हैं वो जारी हैं। बाकी यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, जो तीन जो है ना हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज़ और इंटर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वो वन एट वंस होते हैं। मतलब कि एक कार्बन डाइऑक्साइड पहले होगा इंटर, फिर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद हमारे पास एक 6 कार्बन हमारे पास शॉर्ट इंटरमीडिएट बन रहा होता है जो कि अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, आपने बात याद रखनी है कि एक कंपाउंड में दो टर्मिनल पोर्शन में अगर रिएक्टिव ग्रुप अटैच हो जाए तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे भी फॉस्फेट है क्या, यहाँ पे फॉस्फेट रिएक्टिव हो गया ना, अनस्टेबल हो गया, तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर लेता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो दोनों तरफ फॉस्फेट, अनस्टेबल, रिएक्टिव, तो ये दोबारा से एक फॉस्फेट को क्या कर रहा होता है, तोड़ रहा होता है। और ये भी यहाँ पे राइबोलोज बेस्ड फॉस्फेट क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि इसके पास दोनों साइड पे भाई साहब फॉस्फेट है, वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, ठीक हो गया। अब बात आ जाती है स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा में हम कहते हैं कि भाई स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होता है। भाई इसका क्या मतलब है, क्या स्ट्रोमा में जो रिएक्शन हो रहे होते हैं वो अंधेरे में हो रहे होते हैं, क्या वहाँ पे लाइट नहीं होती। उस देखो लॉजिकल बात है ना, एक प्लांट के लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ रही है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में भी सनलाइट पड़ रही है, स्ट्रोमा में भी तो जाहिर सी बात है लाइट पड़ रही है ना। इन सिंपल वर्ड में कहना ये चाह रहा हूँ कि स्ट्रोमा में अंधेरा तो नहीं है, सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश करूँ, स्ट्रोमा में अंधेरा तो नहीं है, लाइट वहाँ पे भी फॉलो कर रही है। तो स्ट्रोमा को डार्क क्रिएशन क्यों कर रहे होते हैं, डार्क क्रिएशन इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो लाइट से एनर्जी को ट्रैप करके एनर्जी वो उस एनर्जी की मदद से जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए उसको डार्क क्रिएशन कह रहे होते हैं। वो क्या करता है वो स्ट्रोमा जो है हमारे पास, वो जो लाइट रिएक्शन में मतलब कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो प्रोडक्ट बनने होते हैं एटीपी, NADPH, उनके एनर्जी को क्या कर रहा है, यूज़ करता है और अपने रिएक्शन को क्या कर रहा होता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रहा होता है, ठीक हो गया। अब स्ट्रोमा में ही क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रोमा में जो है जो डिफरेंट कोएंजाइम है, जो एंजाइम्स हैं जो एसेंशियल हैं वो वहीं पे पाए जा रहे होते हैं। मीनिंग कुछ अगर MCQ आ जाए कि रोबिस्को कहाँ पे पाया जा रहा होता है हमारे पास, रोबिस्को हमारे पास जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो हमारे पास पाया जा रहा होता है स्ट्रोमा में। अच्छा, तो स्ट्रोमा में हमारे पास क्या है, ये डार्क रिएक्शन है लेकिन लाइट डिपेंडेंट है, ये बात याद रखनी, लाइट डिपेंडेंट है। क्या डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो तमाम के तमाम लाइट पर ही मतलब कि प्लांट पर ही तो डिपेंडेंट है ना।
जितनी चीज़ें आ रही हैं, आपने जो कपड़े पहने हैं, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो चीज़ें आपने खा रहे हो, जो पी रहे हो, वो सारी की सारी प्लांट उसमें एक अहम रोल है। और प्लांट से कहाँ से आ रही है? प्लांट कहाँ से एनर्जी ले रहा है? सनलाइट से। सनलाइट कहाँ से आ रही है? स्टार से। और वही वाली स्टेटमेंट, वी लिव बिकॉज ऑफ डाइंग स्टार्स, या वी लिव बिकॉज ऑफ स्टार्स। स्टार से एनर्जी आ रही है, वहीं से ही हम सारी चीज़ें जो है हासिल कर रहे होते हैं। सारे के सारे मेटल्स, जितनी भी लाइफ है वहीं से स्टार्ट हुई है। अच्छा, स्टोमा में जो है हमारे पास है, स्टोमा मीनिंग टू से लाइट डायरेक्ट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लेकिन डायरेक्ट को यूज़ कर रहा होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे बात आपने जो है वो याद रखनी है। होपफुली ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्लियर होंगी यहाँ पे। आगे फोटोसिंथेसिस तो वैसे हमारे पास कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको ओवरऑल हम थोड़ा सा अगर इसको देख लें, ये फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं कि भाई रिडक्टिव प्रोसेस है। अब रिडक्टिव सर क्यों, रिडक्टिव क्यों? देखो, फोटोसिंथेसिस में जो मेन हमारे पास जो चीज़ होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड मेन। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की क्या ऑक्सीडेशन हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है? तो रिडक्शन हो रही होती है ना। तो जो मेन चीज़ होता है, जो ग्रुप में मेन जो बंदा होता है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है ना। ठीक है, कि भाई उसकी वो क्या काम कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कोई रिडक्शन हो रही होती है, तो इसी वजह से हमारे पास इसको फोटोसिंथेसिस को कह देते हैं रिडक्टिव प्रोसेस। और ये एंडरगोनिक रिएक्शन है, मतलब कि जाहिर सी बात है, एनर्जी सनलाइट से एनर्जी के ट्रैप करके एनर्जी को यूज़ करके वो अपना प्रोसेस चला रहा है। और ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। ऑफ कोर्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो दैट वाज अबाउट फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस। नाउ मूविंग ऑन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ये हम आखिर में डिस्कस करेंगे। पहले हम नैड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नैड के बारे में ना आपने ये बात याद रखनी है, जो मैंने आपको बता दी है कि प्लांट में क्यों जो प्लांट में हमारे पास क्यों जो एफिड जो फॉस्फेटेड है कोएंजाइम पाया जा रहा होता है, और एनिमल में क्यों नॉन फॉस्फेटेड। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एनिमल्स में नॉन फॉस्फेटेड कोएंजाइम जो है वो ज़्यादातर पाए जा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने अगर दोनों के स्ट्रक्चर देखो ना, मैंने आपको कहा था दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस एक यहाँ पे जो है सिर्फ फॉस्फेट आके अटैच हो गया, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है सेम। इसको हम क्यों कह रहे होते हैं? इसको हम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्यों कह रहे होते हैं? उसके भी इसके अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, तो ये आपके पास नैड का फॉर एग्जांपल जो है स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है। अब नैड के स्ट्रक्चर में हमारे पास एडेनिन अटैच है ना, एडेनिन ऐसे आता है, तो एडेनिन का हमारे पास नाम आ गया। इसके साथ साथ आपके पास एक निकोटीन अमाइड जो है वो अटैच है। ठीक है, और यहाँ पे डाइन्यूक्लियोटाइड इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि इसकी बैकबोन जो है वो न्यूक्लिक एसिड से सेम हो रही होती है। न्यूक्लिक एसिड में बैकबोन किस तरह से होती है? फॉस्फेट फिर शुगर, फिर फॉस्फेट फिर शुगर, मतलब कि को क्या होती है? हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ पे भी बैकबोन सेम है, शुगर फॉस्फेट शुगर, इसलिए उसका नाम पड़ गया निकोटीअमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, यहाँ पे लॉजिकल बात आ गई। देखो, ग्लूकोज हमने अभी पढ़ेगा, ग्लूकोज में हमारे पास ब्रेकडाउन होती है, हमारे पास पायोरेट बनता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, पायोरेट का ये है। एक ग्लूकोज टूटता है दो पायोरेट में, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास क्या बनता है? वो हमारे पास ये वाला बन रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल बात है कि भाई बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ गया सर, लेकिन ये 4 हाइड्रोजन किधर गए जो इसके साथ अटैच थे? 4 प्रोटॉन किधर गए? तो जो 4 प्रोटॉन जो थे भाई साहब, वो हमारे पास जो ये फैट या फिर तो नैड होते हैं, उन्होंने क्या कर लेते हैं, वो उसको ले लेते हैं। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली हमारे पास देखा जाए ना, जो अगर देखा ना नैड का स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे नैड का देखो, नैड में यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? अनस्टेबल। इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? इसको स्टेबल होने के लिए नंबर 1 तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, Na पॉजिटिव को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और 1 प्रोटॉन चाहिए होता है। ये क्या करता है? 2 हाइड्रोजन के, ये आपके सामने जो है 2 जो है मॉलिक्यूल जो है आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल जो हैं आपके पास हाइड्रोजन के नज़र आ रहे हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 1-2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये नैड क्या करता है? इसी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन तो ले लेता है इन दोनों से, और लेकिन एक से सिर्फ प्रोटॉन लेता है, दूसरा प्रोटॉन ये छोड़ देता है सेल के अंदर ही। क्या कहता है कि भैया निकल जा, दफ़ा हो जा, तेरी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, अपना काम निकलवा के उस हाइड्रोजन से दूसरे उसको कहते हैं कि भाई तू निकल जा। और यही रीज़न है, आपने बुक्स में अगर देखा हो हाई लेवल की बुक्स में, तो आपके पास NaDH+H पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा होता है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आप पूछते हो वो यही होता है कि सर NaDH2 क्यों नहीं लिखते हम। उसकी रीज़न ये है क्योंकि NaDH2 तो होता ही नहीं है। ये जो यहाँ पे है जो प्रोटॉन हम शो कर रहे होते हैं वो ये इसलिए शो कर रहे होते हैं कि भाई ये वो वाला प्रोटॉन है जो कि NAD ने छोड़ दिया है, निकाल दिया है, सेल में ऐसे ही छोड़ दिया आवारा कि भैया आवारा गर्दी कर यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास प्रोटॉन फिर एसिडिक एनवायरनमेंट को बना रहा होता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने एसिड एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन रखी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे बाकी FAD में बस ये फ़र्क होता है कि FAD में हमारे पास जो है FADH2 क्यों हम लिख रहे होते हैं, क्योंकि FAD को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं और 2 ही प्रोटॉन चाहिए होते हैं। ये क्या करता है, दोनों हाइड्रोजन से क्या करता है, 2 प्रोटॉन भी ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है, और हमारे पास FADH2 में मीनिंग से FADH2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, और ये हमारे पास NaDH की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक हो गया। और यही रीज़न है कि हमारे पास FAD के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं होता, और यही रीज़न है कि NAD के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्यों अटैच होता है। अच्छा, यहाँ पे बात आ गई ऑफकोर्स इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपने बात याद रखनी है, ये वाली बात। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, जब आप पैदा हुए, आपकी बॉडी में एक फिनाइट अमाउंट है इनकी डाइन्यूक्लियोटाइड की, NAD की भी, FAD की भी। अब NAD FAD क्या है आपके पास, एनर्जी प्रोडक्शन में आपके पास इन्वॉल्व है ना। अब आपकी बॉडी को आपने कभी सोचा होगा कि यार मेरी बॉडी को भी इस तरह से पता लग रहा है, 20 साल गुजर गया है, तू बड़ा हो गया है, तू बूढ़ा होना चाह रहा है, अब किस तरह से पता लगता है। बेसिकली जब आप बड़े होते जाते हो तब ये NAD+ और फैट जो डाइन्यूक्लियोटाइड की कंसंट्रेशन है वो कम होती रहती है। इनकी कंसंट्रेशन कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से अब जब आप बूढ़े होते हो तो आपको बस वीकनेस आपको मिल रही होती है। आप जितना मर्जी खा लो, आपको वीक फील कर रहे होते हो, आपको थकान जल्दी फील हो रही होती है, आपके अंदर वो ताकत नहीं रहती। जब आप 30 और 35 साल के होते हैं ना, तो कहा जाता है आपकी बॉडी में जो इनकी कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाती है। तो यही जो है एजिंग के प्रोसेस को कर रहा होता है, स्टिमुलेट कर रहा होता है। और यही रीज़न है कि आपके पास जो डिफरेंट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, वो कहती हैं कि भाई ये गोली खा लो, आपकी जो है एजिंग जो है वो रुक जाएगी, या फिर तो रुक तो नहीं जाएगी, एजिंग आपकी स्लो हो जाएगी। वो ये इसी वजह से होता है। आगे हम चलें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरफ में, बल्कि ऊपर से हम चलते हैं, ऊपर से सारी चीज़ें जो है कवर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स ये लाइनों के लिए माजरत, मैंने आपको बताया कि मैं लेक्चर जो है पहले से बना चुका हूँ। अच्छा, हमारे पास सारे का सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो चल रहा था, ठीक है। सारे का सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या चल रहा था, हमारे पास चल रहा होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास जो आपने कोई चीज़ खाई, उस चीज़ में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट भी थे, आपकी बॉडी ने डाइजेशन के थ्रू वो क्या किया, वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज था, ग्लूकोज आ गया, प्रोटीन को तोड़ दिया, अमीनो एसिड आ गया। और वो हमारे पास जो इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे पास जो फैट जब टूटे होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, काइलोमाइक्रोन्स में, और वो चले जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिम्फ में। ऐसे ही है ना। और बाकी जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड है वो कहाँ पे होते हैं, हमारे पास ब्लड में। अब क्या होता है, इंटेस्टाइन में यही जो ब्लड है वो ब्लड जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन से ज़रिए से लिवर में। लिवर क्या करता है, उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है, उनको डिटॉक्सिफाई करता है, और लिवर फिर भेज देता है फिर इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से पल्मोनरी से सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और पूरी बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट्स फैल जाते हैं। अब ग्लूकोज जो आपकी ब्लड में मौजूद है, अब ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे जाएगा भाई साहब, यहाँ पे सेल की मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पे कोई ना कोई चैनल होना चाहिए ना। अब ग्लूकोज, लॉजिकल बात है भाई, ग्लूकोज आपने क्यों खाया है, ग्लूकोज आपने खाया एनर्जी हासिल करने के लिए। अब ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन में ही एनर्जी जो है बहुत सारी इस्तेमाल हो रही होगी, तो ग्लूकोज का फ़ायदा, तो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में क्या रखे हैं, ट्रांसपोर्टर्स, इनको कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। और यही रीज़न है फैसिलिटेटेड का क्या मतलब है, फैसिलिटेटेड का ये मतलब है ना कि इलेक्ट्रॉन जो कैरियर्स मौजूद हों, कैरियर्स जो उसको कैरी करके क्या करें, कैरी करें। तो सेल में हमारे पास यहाँ पे कैरियर्स मौजूद होते हैं जो कि सेल के अंदर ग्लूकोज को कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। बाकी चीज़ों की तरफ भी हम भी आते हैं। तो हमारे पास बॉडी में हमारे पास 4 तरह के, वैसे 5 तरह के पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो 4 हैं जो मेजर है, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, उसमें हमारे पास, उसको अगर आपने याद रखना है, आई थिंक आपको याद करना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन के हवाले से जो है एक बात जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है।
तो उसके हवाले से यही बात है कि हमारे पास अगर याद रखना है तो बिग बिग फैट बुलीज किक स्मॉल लिटिल पैंटीज प्रोड्यूसिंग नर्वस किड्स और मेल मैड फादर्स, इसके हवाले से आप याद रख सकते हो। जो ग्लूकोज 1 ट्रांसपोर्टर है वो हमारे पास ब्लड, फीटस, ब्रेन ट्रांसपोर्टर, ब्रेन बैरियर्स। ग्लूकोज 2 जो है वो किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, पेंक्रियाज। 3 जो है प्लेसेंटा, न्यूरॉन्स, किडनी। और 4 जो है हमारे पास मसल्स, स्केलेटल मसल्स, बाकी सारे के सारे मसल्स और फैट्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन्स के वाले से भी आपने ये पता होना चाहिए और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये दूसरी बात जो है, किडनी के पास किडनी वो ऑर्गन है जिसके पास 2 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, नंबर 1। नंबर 2, ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर ही है वो है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है। मतलब कि इंसुलिन सिर्फ और सिर्फ आपको ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर के लिए चाहिए होती है, बाकी किसी ट्रांसपोर्टर के लिए नहीं चाहिए होती। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, मसल्स हैं और फैट्स हैं। अब सबसे ज़्यादा इंसुलिन सबसे ज़्यादा इंसुलिन डिपेंडेंट कौन से हमारे पास होंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर? वो होते हैं हमारे पास ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, बाकी जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। इंसुलिन सिर्फ इस यहाँ पे जाके जो है अपना इफेक्ट शो कर रही होती है। अब भाई साहब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लिवर के सेल की बात कर रहे हैं, तो लिवर नहीं मसल के सेल की बात हम कर रहे हैं, तो ग्लूकोज जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर जो है हम इस्तेमाल हो रहे हैं। ब्लड से वही ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर के ज़रिए से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के मतलब के ज़रिए से वो चला गया साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में सारा का सारा जो है ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, सारे ग्लाइकोलिसिस वैसे हमने डिस्कस तो कर लिया, हम जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। नंबर 1 बात, जो पहली बात है, मैं एक मिनट बस इसको रियज करने दो। ठीक है, जो पहली बात है यहाँ पे कि भाई साहब यहाँ पे हमें एटीपी क्यों ब्रेक डाउन कर रहे हैं? ठीक है, ग्लूकोज डायरेक्टली या फ्रुक्टोज में क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकता? नंबर वन रीज़न जो होते हैं ना हमारे पास एटीपी में हमारे पास क्या अटैच होते हैं? हमारे पास 3 फॉस्फेट। अब आपने याद रखना है आपकी बॉडी तभी एटीपी तोड़ता है जब बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस हो, जब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही अशद ज़रूरत हो उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात एटीपी टूट रही है एटीपी में, तो इसकी ग्लाइकोलिसिस की इंपॉर्टेंस के बारे में हमें पता लग रहा है, पहली बात। नंबर 2, यहाँ पे ना ग्लूकोज अगर हम उसके साथ फॉस्फेट नहीं अटैच करेंगे ना, तो चांसेस हैं कि ग्लूकोज दोबारा से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में जाए और दोबारा से ब्लड में चला जाए। तो इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने के लिए देखो एक तरफ एरो बना है, हम क्या कर रहे होते हैं, ये फॉस्फेट ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, कौन सा इरिवर्सिबल है कौन सा रिवर्सिबल है, आपने बस ये बात याद रखनी है। जिसमें काइनेज आ गया ना, काइनेज एंजाइम जो भी है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो शो कर रहा होता है, तो काइनेज यहाँ पे भी है, उसको हम जो इरिवर्सिबल होंगे, बाकी सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल होता है। यहाँ पे भी हम रिवर्सिबल के सारे साइन जो है वो ऐड कर देते हैं। दोबारा से काइनेज आ गया यहाँ पे, तो दोबारा से ये कौन सा प्रोसेस हो गया, इरिवर्सिबल। बाकी सारे के सारे प्रोसेस जो होते हैं वो बस रिवर्सिबल हो रहे होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से आपको ये भी अब जो है बात पता लग गई। अब दूसरी बात भाई साहब, यहाँ पे हमने ग्लूकोज 6 को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में करने की क्यों ज़रूरत है? क्यों ग्लूकोज इस फॉस्फेट में ऐड नहीं हो सकता? या अगले स्टेप में हमने क्या करना है, फॉस्फेट को ऐड करना है ना, तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता? लॉजिकल बात अगेन, हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें, हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, कार्बन नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो गया, इस कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो गया। अब कार्बन नंबर 1 पे भी तो हमने अटैच करना है। अब ग्लूकोज में अगर अटैच करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होगी, ज़्यादा ताकत लगेगी सेल की। तो ग्लूको बॉडी क्या करती है, ताकत को कम इस्तेमाल करने के लिए, कि मेरे बंदे को जो है कम ताकत लगे, पहले वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। फिर फ्रुक्टोज की क्या हो रही होती है हमारे पास, उसके अंदर दूसरा फॉस्फेट ऐड करके हमारे पास हम प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। यहाँ पे एंजाइम जो है वो एल्डोलेज एंजाइम के बारे में हमने जो पढ़ा था, क्या हमारे पास इसकी एक्टिव साइट 3 अमाइनो एसिड से जो है मिलकर बनी हुई है, ग्लाइसिन, एडेनिन और हिस्टिडाइन। इसको हमने एंजाइम वाले चैप्टर में जो है वो डिस्कस किया था। दूसरी बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर ये इसको क्यों कन्वर्ट G3 में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को क्यों ज़रूरी है? उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी बॉडी जो है ना कीटोन शुगर से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती।
उसको वो एल्डो शुगर से वो क्या कर सकती है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। अब कीटोन हमने बनाया सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमारे पास फॉस्फेट को हमने ऐड करना था, ठीक है। अब फॉस्फेट ऐड हो चुका है तो हम दोबारा से उसको एल्डो शुगर में क्या कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है बातें यहाँ पे जो है आ जाती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनना आप। ये पहली बात तो यहाँ पे NaDH जो है निकला। अब मैंने ऊपर समझाया ये फॉस्फेट क्या है, यहाँ पे दोबारा से वही बात देखो ना आगे, यहाँ पे फॉस्फेट क्या कर दिया इसने, रिलीज़ कर दिया यहाँ पे सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में जो प्रोटॉन, फॉस्फेट नहीं प्रोटॉन जो है वो रिलीज़ हो गया। सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, ठीक है। अब इस एसिडिटी को कौन बचा रहा है, कोई ना कोई तो है ना जो आना चाहिए, जो हीरो है जो इस एसिडिटी को बचाए। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपको थकान जो महसूस हो रही होती है वो क्यों महसूस हो रही होती है, वो इसी की वजह से आपके मसल में एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। आपके मसल एज जो है वो किसकी वजह से होती है, इसी वजह से होती है। अब ये अगर जैसे ही ये एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है ना आपके सेल में, तब सेल को सिग्नल मिल रहा होता है कि भाई एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होना चाहिए। तो सेल क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और लैक्टेट बनाता है। लैक्टेट क्या करता है, इसी प्रोटॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन लैक्टेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। और इस तरीके से जो माइक्रो इन्वायरमेंट बना था, एसिडिक माइक्रो इन्वायरमेंट, वो क्या होता है, प्रिवेंट हो रहा होता है। और इसी तरीके से आपके मसल को ज़्यादा ताकत मिल रही होती है और इसी वजह से आपके मसल को ज़्यादा एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, ज़्यादा अच्छी सिचुएशन मिल रही होती है कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे पहले स्टेप में हमने ATP से ब्रेक डाउन करके हमने जो है फॉस्फेट निकाला था। यहाँ पे हम ATP को क्यों नहीं ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो फ्री फॉस्फेट को क्यों ऐड कर रहे हैं, या फिर तो पहले स्टेप में हम फ्री फॉस्फेट क्यों नहीं ऐड कर सकते। देखो फ्री फॉस्फेट नाम से ही पता लग रहा है, फ्री फॉस्फेट मैंने आपको बताया था ना, देखो जो मैंने डाइन्यूक्लियोटाइड में आपको बताया था ये बात, मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि भाई ATP से आप सिर्फ 2 फॉस्फेट को तोड़ के जो है एनर्जी हासिल कर सकते हो AFP तक। 2 फॉस्फेट टूटेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 14.7 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, ऐसे ही है ना। अब क्या AMP का जो एक फॉस्फेट है उसको तोड़ के हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, तो मैंने कहा था नहीं। ठीक है, AMP जो है उसको मज़ीद ब्रेक डाउन करके सिर्फ 2 मतलब कि एक ट्राई फॉस्फेट में 2 फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल कर सकते हो। अब वो फॉस्फेट जो है फ्री फॉस्फेट, उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है भाई साहब। उसको अगर हमने किसी कंपाउंड में ऐड करना है तो वो कंपाउंड पहले से ही एनर्जाइज्ड होना चाहिए। अब पहले स्टेप में ग्लूकोज के पास इतनी एनर्जाइज्ड नहीं है ग्लूकोज कि वो फ्री फॉस्फेट को ऐड कर सके अपने अंदर, जबकि यहाँ पे जो कंपाउंड है वो एनर्जाइज्ड है, वो क्या कर सकता है, इस फॉस्फेट को ऐड कर सकता है। तो कभी क्यों हमें ATP ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप फ्री फॉस्फेट को क्या करो, अपने अंदर लो और जो सारे रिएक्शन है उसको चलाओ। यहाँ तक समझ आ गई बात। अच्छा, यहाँ पे फिर बाकी सारी चीज़ें चल रही होती हैं और यहाँ पे इनोल बन रहा होता है। इनोल क्यों बन रहा होता है, इनोल बनने की रीज़न यही है कि इनोल जो है एक बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी कंपाउंड है, और क्योंकि अगर आगे जाके हमने दोबारा से ATP प्रोड्यूस करनी है तो वही जो एनर्जी जो है एनर्जाइज कंपाउंड की वो ATP प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रही होती है। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का सारा प्रोसेस जो है बाकी तो आपने पढ़ लिया था। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यही थी कि क्या, क्योंकि देखो ना ग्लाइकोलिसिस के ये सारा का सारा प्रोसेस है हमारे पास, यहाँ तक ये पहला स्टेप है ना हमारे पास सारा का सारा ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस में इस पूरे के पूरे स्टेप में हमारे पास ATP यूज़ हो रही है ना, ATP प्रोड्यूस तो नहीं हो रही। मीनिंग टू से ग्लाइकोलिसिस को चलाने के लिए आपको ATP चाहिए। अगर आपके सेल में 0 ATP है, ग्लाइकोलिसिस नहीं चलेगी। और 0 ATP कब होती है, जब आपकी डेथ हो चुकी होती है। और यही रीज़न है कि भाई ग्लाइकोलिसिस में ATP सर प्रोड्यूस तो हो रहे होते हैं, तो क्यों हमारे पास जो डेड सेल होते हैं उसमें ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रही होती, क्यों, क्योंकि फिर उसके पास ATP नहीं होता। भाई ग्लाइकोलिसिस के पहले स्टेप को गुजरेंगे तभी दूसरे स्टेप पे पहुंचेंगे ना। अब MD कैड में पहला स्टेप है आपकी मेहनत करना, उससे गुजरोगे तभी जाके मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे ना। अब मेडिकल कॉलेज के पहुंच गए तो आप डॉक्टर बन गए। अब अभी से कहो कि भी मैंने डॉक्टर बनना है, मैं डायरेक्ट डॉक्टर बन जाऊँ, MCAT दो ही ना, तो किस तरह से बन सकते हो, राइट। तो पहला स्टेप जो है वो क्रॉस करना जरूरी है। दैट्स वाई इन ऑर्डर टू स्टार्ट ग्लाइकोलिसिस वी नीड ATP। अब ग्लाइकोलिसिस में एक और बात भी जो है आपने याद रखनी है,
कि जो है ना, जैसे यहाँ पे जो बात जो लिखी हुई है यही मैंने आपको बता दिया कि काइनेज जो है रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं, बाकी आइसोमेरेसिस जो बाकी के रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल हो रहे होते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस में कहीं पे ऑक्सीजन यूज़ हो रही है नहीं, इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी, ऑक्सीजन है तब भी चलेगी, ऑक्सीजन नहीं है तब भी चलेगी। अब हमारे पास पायरुवेट बन गया। अब हमारे पास पायरुवेट क्या है, अंदर सेल के अंदर जाना है। अब पायरुवेट सेल के अंदर किस तरह से जा रहा होता है, अगेन यहाँ पर लाइनें वगैरह वैसे बनी हुई हैं, इसको जस्ट इग्नोर इट, ऑलराइट। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की हमारे पास दो मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन और हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन हमने कहा था परमिएबल है, आउटर मेम्ब्रेन में हमारे पास स्पोरेंस मौजूद है। अब पायोलेट क्या करता है, जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आउटर मेम्ब्रेन तो क्रॉस करके आ जाता है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, लेकिन इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में जो इनर मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है भाई साहब। अब इसको किस तरह से क्रॉस करना है, तो इसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ पे हमारे पास चैनल्स होते हैं, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पायोरेट चैनल्स या कैरियर्स। ये क्या कर रहे होते हैं, इस पायोरेट को ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है एनर्जी यूज़ हो रही होती है। अब मैंने आपको बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही है ना, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, एटीपी की ही ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है, जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, एटीपी एनर्जी तो यूज़ हो रही होती है लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक है। एटीपी की ही एनर्जी यूज़ हो रही होती है, एनर्जी करेंसी की ही एटीपी एनर्जी यूज़ हो रही होती है लेकिन इनडायरेक्टली। यहाँ पे जो है जो एनर्जी यहाँ कहाँ से आई है, एनर्जी इस पायोरेट को कन्वर्ट करने के लिए। मैंने कह तो दिया ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन सर आपने एटीपी तो रखा नहीं, एटीपी तो ब्रेकडाउन हुई नहीं यहाँ पे, तो एक्टिव प्रोसेस किस तरह से हुआ, ये एक्टिव प्रोसेस ही है लेकिन सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस है। इनर मेम्ब्रेन में क्या चल रहा है, इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है ना। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं। अब यही जो पायोरेट है इन्हीं इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहा होता है, एनर्जी को ग्रैब करके जो है वो एनर्जी को यूज़ कर रहा होता है, पायोरेट को मूव कर रहा होता है, ठीक हो गया। या इस तरीके से हमारे पास पायोरेट जो है वो सेल के अंदर चला गया। अब हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है, मैं आपको इस स्टेप में, बाकी सारी स्टेप तो आपको पता ही है, मैं आपको इसमें एक जो है ना आपकी जो बॉडी में विटामिन है, एक विटामिन कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आपकी बॉडी में विटामिन की, और क्यों लोग जो है कह रहे होते हैं कि भाई ये वाली गोली खा लो, इसके अंदर ये विटामिन है, आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्लिनिकली देखा जाए ये एक स्टेप है ना हमारे पास पायोरेट की ऑक्सीडेशन। अब इस पायोरेट की ऑक्सीडेशन में हमारे पास अगर हमने कोएंजाइम ए को ऐड करवाना होता है ना, कोएंजाइम ए को, तब हमारे पास एक विटामिन बी का डेरिवेटिव हमें चाहिए होता है, उसको कहते हैं पेंटोथोनिक एसिड। अगर हमने डी कार्बोक्सिलेशन करनी होती है, जहाँ पे भी हमने डी कार्बोक्सिलेशन करनी है ना, वहाँ पे हमारे पास विटामिन बी का एक ही डेरिवेटिव चाहिए होता है, वो होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट। और हमारे पास जो निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड है वो तो है ही विटामिन बी का ही डेरिवेटिव, कौन सा है, विटामिन B3। जो फैट है वो कौन सा है, विटामिन का डेरिवेटिव है विटामिन B2। अब यहाँ पे देखो एक स्टेप है, लेकिन एक स्टेप में 3 विटामिन बी के डेरिवेटिव यूज़ हो रहे हैं, और एक डेरिवेटिव भी कम हो जाए, एक डेरिवेटिव भी ना हो, तो स्टेप जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, इंपॉर्टेंस है आपकी बाकी इन सब चीज़ों की। अब हमारे पास आ गया क्रेब्स साइकिल में बाकी सारी की सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई हैं। आई विल जस्ट ट्राई टू चीज़ों को क्लियर करने की जो है कोशिश करूँगा मैं। जस्ट गिव मी सम मिनट टू रेज इट। अच्छा, अब ये ग्लिच होना स्टार्ट हो जाएगा। आई जस्ट हेट ग्लिचेस यार। अच्छा, यहाँ पे पहली बात जो है हमारे पास जो आ रही होती है कि सर सक्सिन जो कोएंजाइम ए ही क्यों, वाई कोएंजाइम ए, हम क्रेब्स साइकिल में भी कोएंजाइम ए को ही यूज़ कर रहे हैं, पायोरेट की ऑक्सीडेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, कोएंजाइम ए को यूज़ कर रहे हैं। तो कोएंजाइम ए ही क्यों, इसके अलावा क्यों नहीं? तो उसकी रीज़न ये है, जो कोएंजाइम ए होता है ना उसके पास हमारे पास एक थायोएस्टर जो है वो ग्रुप अटैच होता है। एस्टर की अगर हम बात करें, एस्टर का हमारे पास ये होता है ना जनरल फॉर्मूला, राइट। इसमें अगर ऑक्सीजन की जगह पे बस सल्फर अटैच हो जाए तो बन जाता है वो थायोएस्टर, ठीक है, थायोएस्टर। तो जो हमारे पास जो होता है ना ये कोएंजाइम है, इसके पास थायोएस्टर बॉन्ड होता है वो जो, और इसी थायोएस्टर बॉन्ड की वजह से ये इजीली जो है वो बाइंड कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये थायोएस्टर जो है ना ये कोएंजाइम ए ग्रुप जो है
एसिटाइल जो को ए है हमारे पास, एक को ए जो है हमारे पास, वो हाईली रिएक्टिव ग्रुप है। अब हमने एक क्रेब्स साइकिल में ऑक्सैलो एसिटेट के साथ उसको रिएक्ट करवाना है ना। अब ऑक्सैलो एसिटेट के साथ तभी रिएक्ट करेगा जब वो रिएक्टिव होगा, या फिर तो क्रेब्स साइकिल के अंदर तभी वो एंटर होगा, ये सारी की सारी चीज़ें, ये एसिटाइल को है, जब वो रिएक्टिव होगा ना। अगर वो रिएक्टिव नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं शो नहीं करेगा, तो एनर्जी प्रोड्यूस किस तरह से होगी। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने कोएंजाइम ए को रखा है ऑलरेडी। नंबर 1। नंबर 2 सर यहाँ पे जीटीपी ही क्यों प्रोड्यूस हो रही है? ठीक है, यहाँ जीटीपी ही प्रोड्यूस क्यों हो रही है? एटीपी क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकती? आपने याद रखना है जीटीपी और एटीपी में कोई फ़र्क नहीं है, बस नाइट्रोजनस बेस का फ़र्क है। मतलब कि जीटीपी की ब्रेकडाउन से भी आपको वही एनर्जी प्रोड्यूस होती है 7.3, एक फॉस्फेट टूटेगा 7.3, एटीपी की ब्रेकडाउन से भी, दोनों एनर्जी करेंसी ही हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो भी एनर्जी करेंसी वाले सारे के सारे रिएक्शंस होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एक जो रिएक्शंस होते हैं उसको कहते हैं जीडीपी डिपेंडेंट, और दूसरे उसको कहते हैं एडीपी डिपेंडेंट। ये आइसोफॉर्म कहते हैं क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं ना, एनर्जी करेंसीज होती हैं दोनों के दोनों। कुछ रिएक्शन में हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस हो रहा होता है, कुछ रिएक्शन में हमारे पास जीटीपी प्रोड्यूस हो सकता है, हो रहा होता है, लेकिन ये इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, इंटर कन्वर्टेबल है। अब देखो ना, दोबारा से यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सिर्फ वो ले रहा होता है जो पहले से एनर्जाइज्ड होता है, जो पहले से रिएक्टिव होता है। ठीक है, बाकी सारी बातें तो इजी थी। यहाँ पे होपफुली सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट बात जो है आपने याद रखनी है। देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ, बल्कि ऊपर ही चलते हैं पहले वाले पेज पे, ताकि यहाँ पे बात जो है समझ आ जाए अच्छे तरीके से। मुझे इसको थोड़ा सा साफ करने दो। राइट, अच्छा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉडी, आप फास्टिंग कर रहे हो, अब वैसे भी रमज़ान भी जो है शायद करीब आने वाला है, तो आप फास्टिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी में जो है ग्लूकोज जो है वो कम हो रहा है। अब ग्लूकोज कम हो रहा है, पायरुवेट क्या है, कम हो रहा है। पायरुवेट कम होने की वजह से एसिटाइल को क्या हो रहा है, कम फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही है ना। अब एसिटाइल कोए कम फॉर्म हो रहा है, कम एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसिटेट के साथ क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, और ऑक्सैलो एसिटेट फिर इन द एंड क्या हो रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। अब जैसे जैसे एसिटाइल को ऑक्सैलो एसिटेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है ना, अब सेल को तो एनर्जी चाहिए भाई। वो सेल किस तरह से एनर्जी हासिल करता है? सेल क्या करता है, ऑक्सैलो एसिटेट जो है ना, ऑक्सैलो एसिटेट वो इंटर कन्वर्टेबल है। ऑक्सैलो एसिटेट बना देता है पायरुवेट को। अब पायरुवेट जब बनाया तो ऑफकोर्स ऑक्सैलो एसिटेट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। पायरुवेट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। पायरुवेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो हमारे पास एसिटाइल कोए की इन द एंड कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, अब एसिटाइल को ए ज़्यादा हो गया, लेकिन उल्टा हो गया, यहाँ पे तो काम ख़राब हो गया। अब ऑक्सैलो एसिटेट कम हो गया, पहले ऑक्सैलो एसिटेट ज़्यादा था, एसिटाइल को ए कम था, अब उल्टा हो गया। अब दोबारा से क्रेब्स साइकिल जो है वो नहीं चल सकेगा। तब क्या होता है, एसिटाइल को ए की जो है हमारे पास ऑक्यूमेडेशन स्टार्ट हो जाती है, और हमारे पास जो एसिटाइल को है ना वो सेल से बाहर निकलता है और कीटोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको कहते हैं कीटोन्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं कीटोजेनेसिस। अब ये कीटोन्स जो है ना ब्लड से जाते हैं ब्रेन में, और ब्रेन में उनकी होती है कीटोलाइसिस। कीटोन टूटते हैं दोबारा से एसिटाइल को ए में। क्यों भाई साहब? अब ब्रेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। चाहे पूरी बॉडी में एनर्जी ना चाहिए हो, पूरी बॉडी जो है एनर्जी से मर रही हो, ब्रेन को एनर्जी ज़रूर पहुंचनी चाहिए। अब ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम है, तब बॉडी क्या करती है, इस तरीके से कीटोन की फॉर्मेशन करके ब्रेन तक एसिटाइल को ए को क्या कर देती है, पहुंचा देती है, ताकि ब्रेन में जो है सारा का सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहे। तो ये वाली बात भी आपने याद रखनी है। और इसी तरीके से हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट MCQs 2 वो आ गए हमारे पास यहीं पे ही। वो हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास लो लेवल ऑफ सिट्रेट है, लो लेवल ऑफ सिट्रेट हमारे पास कब होगा, अगर हमारे पास ऑक्सैलो एसिटेट कम है, फिर हमारे पास सिट्रेट भी ऑफ कोर्स कम है। ठीक है, लो लेवल ऑफ, और एसिटाइल को ये कब कम है, जब हमारे पास ग्लूकोज क्या है, कम है। ठीक है, तो सेल क्या करता है, जब इस तरह से लो लेवल ऑफ सिट्रेट होता है तो वो कर देता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज हमने यहाँ पे पढ़ा था, वो क्या करता है कि भाई जल्दी से ज़्यादा पायरुवेट बनाओ ताकि एसिटाइल को ये ज़्यादा बने, ताकि एनर्जी को सेल को एनर्जी मिले।
ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक चलता है। अगर तो हमारे पास हाई लेवल ऑफ NADH है, अब क्रेब साइकिल में हमारे पास क्या चाहिए, अब क्रेब साइकिल में हमारे पास NADH ही हमने बनाना है ना, NADH ही हमने बनाना है क्रेब साइकिल में। अब NADH जो है पहले से ही अगर बहुत सारे हैं तो हमारे पास क्या ज़रूरत है क्रेब साइकिल चलाने की, तो सेल क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को कि वो क्या करे, पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो ना करवाए। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्रेब साइकिल भी है कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑफ कोर्स जिस तरह से पायरुवेट जो है वो एंटर हुआ था, अब इन्हीं जो साइटोप्लाज्म में हमारे पास जो है ना, अब देखो सवाल ये पैदा होता है कि सर ग्लाइकोलिसिस में जो हमारे पास जो NAD प्रोड्यूस हुए थे, किधर के NAD जो हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे NADH, अब वो कैसे जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भाई, सेल के अंदर तो सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है ना, सेल के अंदर तो सेल के अंदर ही उन्हीं इलेक्ट्रॉन को तोड़ के हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, जो कि हमारे पास मेन रोल है। अब वो किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे, तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे हमारे पास शटल सिस्टम होता है। अब ये शटल हमारे पास दो तरह से होते हैं, मैलेट एस्पार्टेज, एक होता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। ग्लिसरॉल जो हमारे पास 3-फॉस्फेट जो हमारे पास शटल होता है ना, अब अगेन इट्स नॉट इन योर सिलेबस एज इट इज़, बट फिर भी जो हमारे पास ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल है वो हमारे पास मेनली पाया जा रहा होता है ब्रेन में और स्केलेटल मसल्स में, और माइलेट एस्पार्टेज शटल जो है हमारे पास वो किडनीज़ में, हार्ट में और लिवर वगैरह में पाया जा रहा होता है। जो मैलेट एस्पार्टेज शटल है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर उसमें होते हैं NADH, और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं वो FADH2 होते हैं। अब पूरा का पूरा मैं शटल सिस्टम पढ़ा तो दूँ आपको, एक कॉम्प्लेक्स है। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल तो बहुत आसान है, वो ज़्यादा एफिशिएंट भी है, वो ज़्यादा जल्दी ATP को प्रोड्यूस कर रहा होता है। यही रीज़न है कि ये ब्रेन में ज़्यादातर पाया जा रहा होता है जो शटल सिस्टम है, और मसल्स वगैरह में, स्केलेटल मसल्स में। बाकी ये दूसरा वाला जो है मैलेट एस्पार्टेज, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर तो आपने इसके बारे में पढ़ना है, जस्ट DM कर देना मुझे, मैं आपको इसके बारे में सारा का सारा बता दूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स इससे जो है एनर्जी लग रही होती है सारे प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, दोबारा से ATP डायरेक्टली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होता है, लेकिन एनर्जी यूज़ हो रही होती है इस इनको क्या करवाने में, मूव करवाने में। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पे मैं आप चलो बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। जो साइटोप्लाज्म में हमारे पास जो है ना NADH, वो NADH ट्रांसपोर्ट नहीं होते सेल के अंदर, उनके प्रोटॉन या उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। वो जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है ना हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की, वो इम्परमिएबल है इनके, वो क्रॉस ही नहीं कर सकते NADH। तो वो क्या करते हैं, उन कैरियर्स की मदद लेते हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। अब आ गए हमारे पास आखिरी इम्पॉर्टेंट बात, उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई नो बड़ा हो गया है, 1 घंटे से ज़्यादा तो हो गया। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के जहन में कि सर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके ना डिफरेंट, इसकी जो है ना हमारे पास रीजंस होती हैं। नंबर 1 रीज़न जो है ना हमारे पास क्या है, इसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, इसको हम जो है ना सारा का सारा डिस्कस करते हैं। नंबर 1 रीज़न ये है हमारे पास कि जो इनर मेम्ब्रेन है ना हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की, वो उसमें हमारे पास फोल्डिंग पाए जा रहे होते हैं ना। हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में कि देयर आर न्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टी F1 पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये न्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो बहुत फोल्डेड होती है, और यही रीज़न है। आपने शायद क्वेश्चन नहीं पूछा, पूछना चाहिए था कि सर ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की वो इस तरीके से क्यों है, मतलब कि फोल्डेड क्यों है सर, वो स्मूथ भी तो हो सकती है। वो फोल्डेड इस वजह से हैं क्योंकि ये फोल्ड होने से हमारे पास ज़्यादा जो है सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है। क्यों, ये देखो, अगर ये वाली लाइन अगर मैं बताऊँ ना, ये लाइन हमारे पास टोटल होगी, फॉर एग्जांपल अंदाज़ा कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर की, अगर 2 इंचेस की बेस, और ये वाली लेकिन अगर हम स्ट्रेच करूँगा मैं धागे, अगर ये धागा है मैं इसको स्ट्रेच करूँ तो ये बहुत लंबी लाइन बन जाएगी ना, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस इसमें होंगे, मतलब कि ज़्यादा क्रिस्टी होंगे, ज़्यादा F1 पार्टिकल्स होंगे, तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दैट्स वाई इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 1। नंबर 2,
इंडो मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास स्पेशल लिपिड्स पाए जा रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कार्डियोलिपिन। अब ये कार्डियोलिपिन जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, इनको क्या कर रहे होते हैं, स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, उनकी जो फ्लूइडिटी है उनको उसको इस सबको मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, नंबर जो लास्ट रीज़न वो तो अभी मैंने आपको बताई है कि इंडो मेम्ब्रेन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, इम्परमिएबल होती है प्रोटॉन्स के लिए, इम्परमिएबल है इन सब के लिए। अब वो वाली मेम्ब्रेन अगर इम्परमिएबल है, अगर इम्परमिएबल ना होती तो प्रोटॉन यहाँ से भी गुजर सकते थे, यहाँ से भी गुजर सकते थे, यहाँ से भी सेल के अंदर आ सकते थे। ठीक है, अब इम्परमिएबल है इसका मतलब उनको कोई ना कोई कैरियर ही चाहिए, और ये कैरियर हमारे पास कौन सा एटीपी सिंथेस, जो कि इसी वजह से क्या बना रहा होता है, एनर्जी बना रहा होता है। अगेन क्या तुम अल्लाह ताला की किसी भी चीज़ में कोई ऐसी तुम्हें पता लगता है कि यार ये चीज़ जो है इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह से होनी चाहिए थी, सुभान अल्लाह। और वहीं अल्लाह ताला कह रहे होते हैं ना कि ए जिन और इंसान, ए जिन और इंस तुम बड़े नाशुक्रे हो। अच्छा, यहाँ पे फिर अब हम सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 1 है ना हमारे पास, कॉम्प्लेक्स 1 अब किस तरीके क्या चल क्या रहा होता है बेसिकली ना, यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी बनता है कि सर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से मूव हो रहा है इसके अंदर। बेसिकली इसको जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, इसके अंदर हमारे पास एक सेंटर बन रहा होता है, इसको कहते हैं रेडॉक्स सेंटर। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की मैंने आपको शुरू बताई थी कि क्या होती है, वहाँ से हाई एनर्जी से या फिर तो हाई एफिनिटी से उस टाइप में जहाँ पे लो एफिनिटी हो। अभी यहाँ पे इसको कहते हैं रेडॉक्स सेंटर। तो क्या हो रहा होता है हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ग्रैब किए होते हैं वहाँ पे उनकी एफिनिटी क्या होती है, लो हाई होती है, और जहाँ पे वो जा रहे होते हैं वो क्या होती है हमारे पास, वहाँ पे जो एफिनिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मूवमेंट हो रही होती है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही होती है वो लो से हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ हो रही होती है। ठीक है, एफिनिटी की बात कर रहा हूँ ना मैं, एनर्जी से इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया। मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के वाले से मूवमेंट बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं फ्रॉम हाई एनर्जी टुवर्ड्स दी लो एनर्जी। लेकिन एफिनिटी की बात की जाए कि कौन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जल्दी खींच सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा जल्दी लेके आ सकता है, तो उसकी बात आती है एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स वहाँ से मूव होंगे ना जो इलेक्ट्रॉन को, जहाँ पे उनकी एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, और उस तरफ मूव होंगे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन बेटा मेरे पास आ जाओ। तो इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से मूवमेंट हो रही होती है, नंबर 1। नंबर 2, कॉम्प्लेक्सेस में क्या चल रहा होता है, क्योंकि रेडॉक्स सेंटर होते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनकी डिफरेंट एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन जो है मूव हो रहे होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा था, रेडॉक्स रिएक्शन सारा का सारा चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन का किया, एक्सेप्ट किया, मतलब कि उसकी रिडक्शन हुई, दूसरे मॉलिक्यूल ने उसने अगले मॉलिक्यूल को दे दिया, खुद उसकी ऑक्सीडेशन होगी, अगले की रिडक्शन होगी, फिर इसी तरीके से रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। और इसकी वजह से जो है ना, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्सेस क्या फिर क्या कर रहे होते हैं, प्रोटॉन को क्या कर रहे होते हैं, पंप कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपने जो है याद रखनी है, यहाँ पे जो है ना जो कॉम्प्लेक्सेस में जो इलेक्ट्रॉन जब मूव हो रहे होते हैं ना, अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी है। अब अगर तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहे तो ये कॉम्प्लेक्स में एक उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से ये कॉम्प्लेक्स टूट सकता है, इसका स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स को जो है इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखने, ये क्या करता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है। और किसको दे देता है, कॉम्प्लेक्स 1 दे देता है। हमारे पास एक कैरियर होता है, उसको हम कहते हैं क्यूनॉन। ठीक है, वो जो उस कैरियर को दे देता है, वो कैरियर फिर आगे क्या करता है, वही जो हमारे पास होता है ना कैरियर, वो कैरियर फिर आगे लेके जाता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 3 से पास दोबारा से वहीं रेडॉक्स सेंटर चलता है। एफिनिटी जो है होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल की, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, और हमारे पास दोबारा से जो सारा प्रोसेस है वो क्या हो रहा होता है, चल रहा होता है। फिर कॉम्प्लेक्स 3 से भी जाता है कॉम्प्लेक्स 4 में। यहाँ पे जो होता है ना कैरियर, जो क्यूनॉन जहाँ पे जो यूज़ हो रहा होता है वो होता है यूबी क्यूनॉन। क्यूनॉन हम कहते हैं वो वाले जिनके हमारे पास बेंजीन रिंग हो और हमारे पास दो साइड पे हमारे पास जो कीटोन ग्रुप है जो अटैच हो, यहाँ पे कीटोन है ना दोनों साइड में। ठीक है,
तो इसको हम कह देते हैं क्यूनॉन। हमने यूबिक्विनॉन भी पढ़ लिया, हमने प्लास्टोक्विनॉन भी जो है हमने पढ़ लिया। अब ये क्यूनॉन जो है स्पेशलाइज्ड जो है मॉलिक्यूल होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा इनका जो है रोल होता है। अब फोटो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ जो है ना, यहाँ पे सारी बातें तो चलो क्लियर होगी। अब कॉम्प्लेक्स 4 के पास जब आ गया ना इलेक्ट्रॉन, अब कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्यों ऑक्सीजन के पास जाता है भाई? कॉम्प्लेक्स 4 के बाद ये ऑक्सीजन के पास क्यों जा रहा होता है ये इलेक्ट्रॉन? देखो कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्या कोई और कॉम्प्लेक्स है जिसको ये इलेक्ट्रॉन दे सके और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच सके? नहीं। तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है ना, ऑक्सीजन टूट जाता है, O नेगेटिव। अब यहाँ पे पहले से ही प्रोटॉन मौजूद हैं, वो प्रोटॉन क्या करते हैं, इसके साथ जुड़ते हैं और हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वाई ऑक्सीजन, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के अलावा क्यों, ऑक्सीजन के अलावा क्यों नहीं कोई और चीज़? तो ऑक्सीजन जो है ना, वो हमने पढ़ा था सेकंड मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट हाईली। इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। तो ये क्या कर सकता है, इसी वजह से यहाँ पे जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के बारे में मैंने आपको फोटोफॉस्फोरिलेशन में भी बता दिया है, साइक्लिक वे में, नॉन साइक्लिक में भी, और यहाँ पे भी बता दी है। ये बात जो है एमसीक्यूज के हवाले से जो है पूछी जा सकती है। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया हमारे पास सारा का सारा प्रोसेस। इसमें कोई चीज़ जो है, हाँ जो इंपॉर्टेंट जो बातें जो ये पूछी जा सकती हैं कि भाई कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो प्रोटॉन को पंप कर रहे होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में किस तरह से जाते हैं, हमारे पास जो कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन के वो कौन से होते हैं, हमारे पास यूबिक्विनॉन। कॉम्प्लेक्स 3 से फिर साइटोक्रोम C में, और साइटोक्रोम C से फिर कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 ये इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को क्या कर रहे होते हैं, पंप कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 जो है नहीं कर रहा होता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब उसके बाद साइटोक्रोम C के बारे में भी पूछा जा सकता है। साइटोक्रोम C जो है एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरियर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे सारी बातें जो वो क्लियर हो गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ शटल सिस्टम से, चलो इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। बल्कि शटल सिस्टम से अगर मैं रिलेट करने की कोशिश करूँगा ना तो आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलो मैं कोशिश करता हूँ। देखो कॉम्प्लेक्स 1 जो है कितने प्रोटॉन को पंप कर रहा होता है, इसको हमें जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमारे पास होते हैं 4 प्रोटॉन को जो पंप कर रहा है। कॉम्प्लेक्स 3 हमारे पास जो जितने प्रोटॉन को पंप कर रहा होता है 2। और कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है कॉम्प्लेक्स, वो हमारे पास 4 प्रोटॉन को ही पंप कर रहा होता है। बस याद कर लेना कि दरमियान में जो है हमारे पास 2 प्रोटॉन जो है पंप हो रहे होते हैं, बाकी पहले में भी और आखिर में भी 4 प्रोटॉन पंप हो रहे होते हैं। अब मैंने आपको बताया था एक ATP हमने बनाना है, 1 ATP, वी हैव टू फॉर्म 1 ATP। हाउ मेनी प्रोटॉन वी नीड 4 एक ATP को बनाने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 1 से, कॉम्प्लेक्स 1 ने NAD पॉजिटिव जो बना है NADS की मदद से, अब इसने कितने प्रोटॉन को पंप किया, इसके इलेक्ट्रॉन ने कितने प्रोटॉन को पंप किया। कॉम्प्लेक्स 1 से ये स्टार्ट हुआ है ना, 4 यहाँ से, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 10। तो NADH कितने ATP प्रोड्यूस कर रहा होता है, एक NADH कितने, एक ATP के लिए 4 प्रोटॉन चाहिए। तो हमारे पास 10 प्रोटॉन अगर प्रेजेंट हो, हमारे पास कितने ATP बनेंगे, हमारे पास बनते हैं 2.5 एग्जैक्ट वैल्यू। NADH एक NADH से 2.5 ATP प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। 2 आपकी क्लास में उसने राउंड ऑफ करके 3 ATP लिखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ना, ये हर टाइम चल रहा है। अब हर टाइम ये चल रहा है, रुक तो नहीं रहा ना। अब अगर ये रुक गया तो जाहिर सी बात है डेथ हो जाएगी उस ऑर्गेनिज्म की। अब ये चल रहा है, जाहिर सी बात है एक ATP जो है वो प्रोड्यूस, आधा तो प्रोड्यूस नहीं हुआ ना, वो कंप्लीट प्रोड्यूस ही हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक NADH की, तो एक NADH 2.5 प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब FADH की बात जो है वो उल्टी है। FADH जो है कॉम्प्लेक्स 2 से स्टार्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 से उससे स्टार्ट ही नहीं हो रहा। मतलब ये कॉम्प्लेक्स 1 में FADH के इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को पंप किया ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स 3 से स्टार्ट हुआ है ना उसके प्रोटॉन की पंपिंग, तो कॉम्प्लेक्स 3 में उसने 2 किए हैं, कॉम्प्लेक्स 4 में उसने 4 प्रोटॉन को वो है पंप किया है। अब एक ATP के एक ATP से उसने बनाने हैं 4 प्रोटॉन चाहिए। अब हमारे पास 6 टोटल प्रोटॉन है, और कितने ATP प्रोड्यूस होंगे 1.5। FAD से कितने प्रोड्यूस हो रहे होते हैं 1.5, लेकिन हम राउंड ऑफ करके उसको 2 लिख रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आधा ATP तो नहीं प्रोड्यूस होना है, कंप्लीट ATP जो है वो प्रोड्यूस होना है, राइट।
सो इसकी वजह से अब जो प्रोटॉन जो है ना शटल सिस्टम डिफरेंट एनर्जी क्यों प्रोड्यूस कर रहा होता है, या फिर तो 38 ATP क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही होती है, उसके डिफरेंट रीज़न मैंने आपको बता दिए कि 38 ATP की बजाय 36 क्यों प्रोड्यूस हो रही होती है, 34 क्यों प्रोड्यूस हो रही होती है। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि शटल सिस्टम आ जाता है, हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। ठीक है, हमने पढ़ ली है ना सारी की सारी। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है यूज़ हो रही है, अब वो एनर्जी यूज़ होने की वजह से हमारे पास ATP की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हमारे पास जो होता है ना ग्लिसरॉल, जो बल्कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ज़्यादा डीप चला जाएगा, लेकिन चलो बता देता हूँ। जो है ना ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल में जो NADH जो है हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, जो मतलब कि जो ग्लाइकोलिसिस में जो NADH जो है थे जो है प्रोड्यूस हुए थे, उसके बाद में एक्सेप्शन आ जाती है। जो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास NADH जो प्रोड्यूस हुए थे उसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये होती है कि यहाँ पर जो होता है ना, जो ग्लाइकोलिसिस के NADH जो होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स 3 में आके जो है वो जुड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 से जो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, NADH की ब्रेकडाउन तो नहीं, उसके जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए हमारे पास NADH जो है बन रहा होता है, उसके इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 पे आ रहे होते हैं। मतलब कि ग्लाइकोलिसिस का जो NADH है उसकी वजह से हमारे पास 1.5 ही ATP प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। दोबारा से देखो ATP कम हो गए ना, तो MCQ जो पूछ लेंगे ग्लाइकोलिसिस के NADH से हमारे पास कितने ATP प्रोड्यूस होंगे। ग्लाइकोलिसिस ये एक्सेप्शन है, उसके लिए कितने प्रोड्यूस होंगे 1.5। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 3 में ही आ रहे होते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स 3 में आ रहे होते हैं? ये अगेन शटल सिस्टम से रिलेटेड है। बेसिकली ना यहाँ पे हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस के जो होते हैं ना, जो उसके NADH के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स 1 के जरिए, कॉम्प्लेक्स 1 को नहीं, डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 3 को जो है प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन जो है भेज रहा होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपने जो है याद करनी है। अब उसके बाद जाहिर सी बात है सारी की सारी हमारे पास प्रोटॉन जो है पंप हो गए, प्रोटॉन की पंपिंग होगी। प्रोटॉन की पंपिंग क्यों हुई? क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास जो मैट्रिक्स में प्रोटॉन जो थे वो क्या थे, कम थे। इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में प्रोटॉन क्या थे, ज़्यादा थे। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने मूव किया फ्रॉम लो टू हाई। असल में तो हमारे पास एनर्जी जो है लगी, वो एनर्जी कहाँ से आई? वही जो इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे पास एनर्जी जो है हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों कहते हैं? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर आकर में ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन जो है प्रोड्यूस हो गए हैं, अब ये आते हैं ATP सिंथेस के पास, और ATP सिंथेस से हमारे पास जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। बैक्टीरिया में मैं आपको बता देता हूँ ATP सिंथेस के बारे में आपको बताता हूँ। आखिरी बात, बैक्टीरिया में जो है ना हमारे पास, बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चल रहा होता है वो चल रहा होता है साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल भी साइटोप्लाज्म में, और उसके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो बैक्टीरिया में चल रही होती है वो होती है पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। पेरिप्लाज्मिक स्पेस हम कह रहे होते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में। अब आपके पास ये जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने पढ़ा है कि तमाम बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, तो कुछ जिन बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं प्रेजेंट होती वो किस तरीके से ATP प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? तो वो इस तरीके से ATP प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो देखो हमारे पास जो होते हैं ना, जो वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस के दरमियान में अपना प्रोटॉन ग्रेडियंट को इस्टेब्लिश नहीं कर रहे होते, वो कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के दरमियान में। ठीक है, लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है बढ़ गई होती है। इसको मजीद मैं आपको बताऊँगा प्रोकैरियोट के चैप्टर में। उसके बाद चल गया हमारे पास ये सारा एनर्जी का सारा प्रोसेस। अब मैं ना आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, जो ATP सिंथेज एंजाइम। हमारे पास टेल होती है जो हमने पढ़ी थी, इसको हम कह देते हैं F0। ठीक है, F0। और हमारे पास हेड होते हैं, इसको कहते हैं हम F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल। ये दोनों हमारे पास बना रहे होते हैं इस ओवरऑल इस मॉलिक्यूल को, और ये टोटली एम्बेडेड होती है। किस में एम्बेडेड होती है? हमारे पास क्रिस्टी में, यही होते हैं ना न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक जो इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो F0 है वो प्रोटॉन की पंपिंग, जो प्रोटॉन की ट्रांसपोर्टेशन में जो है अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। जबकि F1 पार्टिकल में हमारे पास क्या होता है, ये यहाँ पे ना आप देखोगे, जस्ट गूगल इट आउट, बल्कि यूट्यूब पे जाके करना कि द मूवमेंट ऑफ F1 पार्टिकल, इसकी फिजिकल मूवमेंट हो रही होती है लिटरली। ये फिजिकली यहाँ पे जो प्रोटीन है वो मूव हो रही होती है, घूम रही होती है, जैसे कि टरबाइन मूव हो रहा होता है ना। एक हाइड्रोजन पावर प्लांट में हमारे पास क्या हो रहा होता है, वाटर की मदद से हमारे पास जो टरबाइंस हैं वो मूव हो रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी।
वही काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। अब देखो आपकी अल्लाह ताला ने पूरा का पूरा यूनिवर्स है, आपकी बॉडी जो है वो एक मिनी यूनिवर्स है यार, मिनी यूनिवर्स। अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में बताया हुआ है कि एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी तुमने प्रोड्यूस करनी है तो इस तरीके से प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तुम्हें मूवमेंट करवानी पड़ेगी। इस F1 पार्टिकल की लिटरली मूवमेंट हो रही होती है, जस्ट यूट्यूब पे जाके उसको देखना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक या रियल व्यूज जो उसको देखना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वही एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होता है, और यहीं जो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी जो निकल रही होती है वो एडीपी उसी एनर्जी को यूज़ करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ता है और हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा होता है इरिवर्सिबल, मीनिंग टू से जो हमारे पास जो है ना ये एटीपी सिंथेसिस, वो प्रोटॉन को ल्यूमन से मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स से ल्यूमन में दोनों तरीके से पंप कर सकता है, ठीक है। बस ये है, अगर वो ल्यूमन से मतलब कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा तब एटीपी प्रोड्यूस होगी, लेकिन जब ल्यूमन से मैट्रिक्स में उसको पंप करेगा तब एटीपी यूज़ होगी, तब एटीपी क्या होगी, यूज़ होगी। तब हमारे पास एंजाइम जो वो होता है वो एटीपीएज होता है, जो कि एटीपी को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। ये बात आपने याद रखनी है, मतलब कि जो ये पूरा पार्टिकल है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को जो है, रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है, ठीक हो गया। होपफुली ये सारी की सारी चीज़ें जो थी आपके पास क्लियर थी। ये आपके पास पूरा का पूरा जो चार्ट है, क्यों जो है 38 एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, ये मैंने आपको सारी बातें जो है एक्सप्लेन कर दी हैं। अब रिस्पायरेशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए, जो ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेटिव क्यों है, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में ही बताया था। हम मेन प्रोडक्ट को जो है वो देख रहे होते हैं, मेन रिएक्टेंट को देख रहे होते हैं कि मेन रिएक्टेंट की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अब रिस्पायरेशन में मेन प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूकोज है, मेन हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज की क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन। अब उस ऑक्सीडेशन की वजह से रिस्पायरेशन क्या है, ऑक्सीडेटिव। ये एक्सोर्गेनिक है, एक्सोर्गेनिक क्यों है, क्योंकि एनर्जी जो है जाहिर सी बात है ये रिलीज़ कर रहा है, और हमारे पास कैटाबॉलिक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर रहा है। अब एक बार हम ऊपर चल के इसको थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। जिस बाकी सारी चीज़ें तो समझ आ गई, ग्लूकोज की मदद से सारा का सारा कैपिटल साइकिल जो है वो चला, पता लग गया हमें। अब मैंने आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन बता दिया ना कि क्यों प्रोड्यूस होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कब हो रही होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन तब हो रही होती है ना जब आपकी हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन रहती है। लैक्टेट क्या करता है, उन्हीं जो NADH ने जो DH ने जो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन जो है वो छोड़ दिए होते हैं सेल के अंदर, उन्हीं को ग्रैब करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। अब आपकी बॉडी जब सारी एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाती है तो 1/5 को ब्रेक डाउन करता है एरोबिकली और 4/5 को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। मीनिंग टू से अगर 100 मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड के तो 20 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे एरोबिकली एनर्जी प्रोड्यूस करने में, और 80 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में। एक लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन है, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो 80 जो लैक्टिक एसिड है वो जो हमारे पास 40 जो ग्लूकोज हैं उसको बना रहे होंगे। अब बाकी अमाइनो एसिड की और बाकियों की बात आ गई अगर, तो ग्लूकोज जो है वो ऑफ कोर्स अगर वो स्टोर हो रहा है लिवर के अंदर तो वो हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो ग्लूकोज क्या होगा, स्टोर होगा। अगर ग्लूकोज कम है ब्लड में तो ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, द प्रोसेस ग्लाइकोनियोलाइसिस, ठीक है। अब अमाइनो एसिड की बात आ गई। अमाइनो एसिड को आपका जो सेल है वो लिवर सेल की मैं बात कर रहा हूँ सारी की सारी। लिवर सेल जो है अमाइनो एसिड को स्टोर नहीं करता, वो क्या करता है, अगर ज़्यादा अमाइनो एसिड है तो उसकी डीअमाइनेशन हो जाती है। डीअमाइनेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप, और हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन जो है वो हो रही होती है। और लिम्फ की बात, बाकी फैटी एसिड की बात की जाए तो फैटी एसिड जो है हमारे पास लिपोजेनेसिस के प्रोसेस में अगर तो फैटी एसिड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो लिपोजेनेसिस के प्रोसेस में वो फैट्स दोबारा से बना रहे होते हैं। और अगर फैट्स जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की कंसंट्रेशन कम है तो हमारे पास फैट्स दोबारा से जो है लिपोलाइसिस के प्रोसेस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना रहे होते हैं। एक प्रोसेस हमने पढ़ा था ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या था, आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ना कि ग्लूकोज इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। अब आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो कम है, या फिर तो कार्बोहाइड्रेट जो कम है, तो कार्बोहाइड्रेट के बाद आपकी बॉडी क्या ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट के बाद आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है फैट्स को। अब फैट से एनर्जी हासिल करना ये हमारे पास ग्लाइकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस।
अब फैट्स भी आपकी बॉडी में कम हो गए तब आपकी बॉडी किसको ब्रेक डाउन करती है, प्रोटीन्स को, उससे हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है। अगेन ये भी वही प्रोसेस है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपने मेहनत करो, हंसते खुलते रहो, अल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मज़े करो। कोई क्वेश्चन हो यू कैन जस्ट DM मी, मैं आपको इंशाल्लाह जैसे फ्री होकर जवाब दे दिया करूँगा। कभी कभार मैं फ्री जवाब देर से देता हूँ, बट यू हैव टू बेयर विद मी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी भी जो है स्टडीज़ वगैरह जो हैं चल रही होती हैं। तो अपना ख्याल रखो, हंसते खुलते रहो, दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह जो अल्लाह ने बेहतर समझा होगा वही होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।